जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, तो आज हमारा जो है कि सेट नंबर 4 है मैथ का। और आप सभी को पता है कि कल जो है कि संडे होने वाला है, तो कल हम लोगों का एक जो है कि मैराथन होगा। ठीक है, मैराथन भी हो सकता है एक, जिसमें कि मैं पूरे मैथ का टॉपिक जो है कि कवर करूँगा। ऐसे ही आपको वीडियो मिलेगा, एक अपलोड करके डायरेक्ट वीडियो डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग आसानी से देख पाएंगे बिना टाइम का ख़राब किए। ठीक है, लाइव में थोड़ा सा ज़्यादा समय ख़राब होता है। यदि मैं ऑफलाइन बनाऊं तो मैं उसमें ज़्यादा थोड़ा सा अपना प्रोडक्टिविटी दे सकता हूं, जिससे आप सभी को आसानी से एक वीडियो में बहुत सारा कंटेंट एक साथ मिल जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। एक और बात देखिए, यदि आप जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, यदि इसका आप सभी को पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट में मतलब लिखित में चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा सबका लिखा हुआ आंसर चाहिए, तो उसके लिए आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा। तो वहाँ जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देरी के क्लास स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है हमारे पास। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, यदि a बटे बी का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब सोचिए, थोड़ी सी बात है, सोचने वाली बात है। देखिए, कुछ क्वेश्चन है, एक कह रहा है कि ए बटे बी का भागफल क्या हो, धनात्मक हो। यदि हम a को b से भाग दें तो इसका मान क्या हो, धनात्मक आए, मतलब इसका मान क्या है, पॉजिटिव आए। ठीक है, इसका मान पॉजिटिव आए। तो देखिए, इसके लिए दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन हो सकता है इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो क्या हो सकता है कि दोनों वैल्यू क्या हो, ए भी प्लस में हो, बी भी प्लस में हो, तब भी इसको भाग देंगे तो धनात्मक हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, ये भी हो सकता है ए माइनस हो और बी भी माइनस हो, जिससे कि यदि हम भाग देंगे फिर भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए, क्योंकि माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो वही तो पूछा है। इसका मतलब क्या है, ए बी का मान, ए बी मतलब यदि हम दोनों को गुना करेंगे, अब देखिए यदि हम दोनों को गुना करेंगे तो जो माइनस में होगा ये माइनस में होगा, तो इन दोनों का मान क्या आएगा पता है, इसका मान कितना आएगा, जीरो से बड़ा आना चाहिए। जब आप ए और बी को गुना करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, जीरो से बड़ा आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसलिए हम बोल सकते हैं ए गुने बी बराबर क्या आना चाहिए, जीरो से बड़ा, यानी कि ए बी ग्रेटर देन जीरो, तभी ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। सिर्फ ए को बड़ा होने से नहीं होगा, यदि बी छोटा हो जाएगा तो, यदि ये निगेटिव हो जाएगा तो फिर ये इसका मान छोटा हो जाएगा। इसलिए यदि मान लीजिए बी ए निगेटिव होगा तो इसका मान ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक चाहिए हमको। इन दोनों में से ये भी नहीं होगा। अब देखिए, ए बी दोनों जब जीरो से बड़ा होगा, ए और बी का गुणनफल जब दोनों से बड़ा होगा, तब हम कह सकते हैं कि ए बटे बी का भागफल क्या होगा, धनात्मक होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिक था इस सवाल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 5, 7, 11, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8, 10 शेष आता है। तो प्यारे दोस्तों, देखिए इस तरह के सवाल बहुत ही आसान है। देखिए समझिए, सबसे पहले क्या कहता है, लघुत्तम बताइए जिससे 5, 7, 11, 13 से विभाजित करने पर। अब हमको ये बताइए भैया कि आप विभाजित किससे कर रहे हैं, तो बोलिएगा सर हम 5, 7, 11, 13 से विभाजित कर रहे हैं ना, इसी से भी तो विभाजित कर रहे हैं। और हमारा शेष कितना आता है, बोलेगा शेष आता है 2, 4, 8 और 10। ठीक है, अब देखिए एक चीज, यदि आप गौर कीजिएगा, यदि इन सभी को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 बराबर। देखिए ये भी बराबर, यहाँ पे कितना आएगा, 3 बराबर, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। देखिए सब में क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब अंतर सभी का क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मैं इनको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, नहीं तो आपको गड़बड़ लगेगा। इनको मिटाता हूँ, ठीक है। तो आप सभी एक चीज गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी का अंतर क्या आ रहा है, बराबर। मतलब क्या है कि यदि हम इन संख्या से भाग देंगे तो हमारे पास 5 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, 11 से भाग देंगे 8 बचेगा शेष, और 13 से भाग देंगे 10 शेष बचेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं ना, एक ही साथ में निकाल लेते हैं ऐसी संख्या जिससे हम इन सभी का एलसीएम निकालते हैं, तो एक संख्या निकल जाएगा जिससे हम भाग देंगे तो इतना इतना शेष बचेगा। तो पहले निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना आता है, 5, 7, 11, 13 है ना, यही है ना। तो गुना कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, गुना करेंगे 7 × 5 = 35। ठीक है,
तो मैं गुना कर देता हूँ साइड में कहीं भी, यहाँ पे देखिए आपके सामने गुना कर रहा हूँ। 11 पचे 35 हो गया, ओ सॉरी 7 पचे 35 हो गया, और 35 गुना क्या कर देते हैं 13। फिर उसका 11 से गुना करना आसान हो जाएगा हमारा, और 5 तिया 15, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 5 तिया 15 और 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है, ये हो गया 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 10, और यहाँ पे आ जाएगा 35। अब यदि देखेंगे तो 5 5 4 455 निकल के आ गया। अब यदि इसको हम 11 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या तरीका क्या होता है, 5 5 5 10 का 0, 4 और 1 5, है ना, 5 हो गया, 5 5 10 का 0 हो गया, और 4 और 1 5, सॉरी सॉरी 5 और 4 9 और 1 10 का 0, बाकी रह गया 1। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, चलिए मैं आपको सिंपल तरीका से गुना कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक हो रहा है बार बार। 5 मतलब 455 सही है ना, और यहाँ भी फिर से आ जाएगा 5 5 4, तो 5 हो गया, 5 5 10 का 0 हो गया, और यहाँ भी कितना आएगा देखिए तो 5 5 10 का 0, यहाँ पे 5, यानी कि इतना हमारे पास गुना करके आ गया। कितना आ गया 5005, यानी कि हम बोल सकते हैं इनका जो हमारे पास ये एलसीएम निकला हुआ है, एलसीएम कितना निकला हुआ है इनका वाला, ये वाला एलसीएम देख लीजिए, मैं यहाँ पे तीर लगा देता हूँ, ये 5005 निकला हुआ है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहीं पे खेल है, यदि यहाँ पे समझ गए तो आंसर निकल जाएगा। गौर कीजिए, मतलब ऐसी एक संख्या है जिससे हम भाग देंगे तो हमारे पास में शेष कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। यदि हम 5 से भाग देते हैं 2 बचता है, ये तो आपको बता दिए। अब ऐसे ही संख्या इससे भाग देंगे तो 2 3 2 और 4 8 10 से बचना चाहिए। तो अब देखिए हम क्या किए ना, एक हम यहाँ पे जैसे इसको अंतर के समय अंतर बराबर आया, तो आप कीजिए ये जो अंतर आया ना, इसको ये आप यदि इसमें माइनस जैसे कीजिएगा, जितना बराबर आया है अंतर, इसको यदि इसमें से घटा दीजिएगा तो हमारा जो वो वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यदि हम इतना से भाग देंगे तो उस संख्या में तो शेषफल हमारा 2 4 8 10 बचेगा। ठीक है, समझ आ गया। 3 घटा दिए, जो बराबर इक्वल बचा हो इसको माइनस कर, जैसे माइनस करेंगे यहाँ पे 5002 बचेगा, तो 5002 हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। इस तरह के सवाल हमेशा माइनस कीजिएगा, जब भी इक्वल मतलब डिस्टेंस इक्वल मान आए, बराबर मान आए तो माइनस करना है आपको। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का जो कि करेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ समझ आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ गुना भाग किया हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ये आप सभी गुना भाग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी का टाइम एंड वर्क से है। देखिए सवाल में कहा गया ए बी सी एक कार्य को 2 घंटे में कर सकता है। ठीक है, लिखते जा रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को 2 घंटे में कर रहा है। ठीक है, 2 घंटे में, और ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में कर रहा है, कि ए अकेले करता है तो 6 घंटे लेता है, 6 घंटे में कर देता है। ठीक है, 6 घंटे में कर लेता है। यदि ए कार्य को 6 घंटे में करता है और बी 5 घंटे में करता है, बी कितने घंटे में करता है भैया, 5 घंटे में करता है, तो बोला सी कितने घंटे में करेगा। तो सिंपल सी बात है ना, सी कितने घंटे में करेगा, तो इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए, जिससे हमें पता चल जाए। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30 और 5 6 30, ये निकल के आ गया ना। अब देखिए हमारे पास में सबकी क्षमता है, तो हमको किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है। यदि हम क्या करेंगे, देखिए ए बी सी तीनों मिलके काम करता है तो 15 कुर्सी बना लेता है। ए अकेले कितना बनाता है, 5 कुर्सी, और बी बनाता है 6 कुर्सी, आप सभी को पता है। यदि हम क्या करें, यदि ए बी सी में से ए और बी दोनों को जोड़ करके घटा दें तो क्या हमारा सी का मान नहीं निकल जाएगा, तो बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितना कुर्सी बना रहा है, 15 कुर्सी बना रहा है, और उसके बाद माइनस कर देंगे ए बी दोनों को जोड़ करके, तो ए और बी दोनों मिलकर 6 5 11 कुर्सी बना रहा है। जैसे इनको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कुर्सी बनाता है, मतलब सी की क्षमता निकल के आ गया 4 कुर्सी। अब ये काम कितना कर रहा है, तो बोलेंगे सर ए अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो 1 दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो ये 30 कुर्सी को बनाने में कितना टाइम लगाएगा, तो 30/4 कर देंगे। जैसे ही भाग लगाएंगे उत्तर आ जाएगा, 2 से भाग देंगे यहाँ पे 15, और फिर से काटेंगे तो इसको क्या 7 दूनी 14, यानी कि 7.1/2 दिन, 2 घंटा। ठीक है, तो इतना हमारा जो है कि इसका आंसर बन जाएगा, 7.1/2 घंटा इसका आंसर बन जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है,
कि 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। पेंट करने का कार्य एक पति पत्नी और उनके 5 बेटों को दिया गया है। वे उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? बहुत ही आसान सा सवाल है, समझिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस सवाल को देखते ही यहाँ से फुर हो जाएंगे, बोलेंगे अरे होने वाला नहीं है ये। बहुत ही आसान सवाल है, सीख लीजिए एक बार तो बार बार फिर बनाने लगेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा सवाल मिले जैसे 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे, इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 पुरुष लिख रहा हूँ। 4 पुरुष यानी कि 4 मेल, अथवा का मतलब हमेशा याद रखिए बराबर होता है, ठीक है। अथवा 6 महिलाएं यानी कि 6 वोमेन, और अथवा का मतलब फिर से बराबर 10 बच्चे यानी कि 10 चाइल्ड। यहाँ तक की बात है। ये काम कितने दिन में कर रहे हैं? तो बोलेंगे भैया 5 दिन में कर रहे हैं, 5 डेज में। अब थोड़ी सी बात मेरी समझ लीजिए, इस सवाल में क्या है, मतलब क्या है। अथवा का मतलब तो बराबर हो गया, मतलब क्या है, ये 5 दिन में कौन काम कर रहा है, मतलब क्या, यदि हम 4 आदमी को काम करवाएंगे तो ये 5 दिन में करेगा। यदि 6 औरत को ही काम करवाएंगे तो कितने दिनों में करेगा? ये 5 दिन में करेगा। यदि 10 बच्चे को ही हम करवाते हैं तो ये 5 दिन में करेगा। देखिए, इस तरह के सवाल में ना हम लोग काम उससे करवाते हैं जो ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मतलब जिसकी क्षमता कम होती है, तो अब बताइए क्षमता कम किसका होगा? जो सबसे छोटा होगा, बच्चा होगा। बच्चा का ही तो क्षमता कम, वो धीरे धीरे काम करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे देखिए 10 बच्चे लगते हैं, तब यहाँ पे 5 दिनों में खत्म होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 बच्चे को 5 दिन में करवा देंगे। तो हम बच्चे से कम करवाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कहीं भी 10 चाइल्ड अगुने कितना, 5 दिन। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए कैसे सवाल सॉल्यूशन होगा। इन सभी का हम लोग क्या करेंगे, चलिए इनको ना मैं थोड़ा सा अभी साइड करता हूँ, जिससे क्या हो ना आपका ये एक चीज़ जो है कि आसान हो जाए। इन सब का हम लोग क्या करेंगे, हमको जो है कि मान निकालना पड़ेगा। आदमी का, वोमेन औरत का और बच्चे का, सबका हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम इन सभी के एलसीएम से क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। इन सभी का एलसीएम पता है कितना होगा? तो बोलेंगे सर एलसीएम कितना होगा इसका? 60 हो जाएगा एलसीएम, है ना, 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 60 से भाग दे दीजिए सब में, 60 से भाग दीजिए। तो 10 से 6 की 60 कट गया, 6 दाई 60 कट गया, और 4 से कटेंगे 15 चौकी 60 कट गया। ये निकल के आ गया, ये हमारा जो कि रेशियो निकल गया। तो मैन का मान कितना आ गया, मैन बटा कितना आ गया, 15। और यहाँ पे क्या आ गया, और डब्लू बराबर 10, और चाइल्ड बराबर कितना, 6। ये सब का मान निकल के आ चुका है ना। मतलब आदमी की जो यहाँ पे निकल के आ गया वैल्यू, रेशियो निकल, एक तरह से हम लोग बोलते थे रेशियो निकल गया। आदमी का मान कितना हो गया, 15, औरत का 10 और चाइल्ड का 6। अब क्या करेंगे, हम काम किससे करवा रहे हैं, बच्चे से काम करवा रहे हैं। तो बच्चे की क्षमता क्या है आप बताइए जल्दी जल्दी। बच्चे की क्षमता क्या है, देखिए 10 चाइल्ड कितने दिनों में कर देता है, 5 दिनों में कर देता है, क्योंकि हमको चाइल्ड से करवाना है। 10 चाइल्ड 5 दिन में करता है बस। अब देखिए, तो हमें करना किससे किससे, कौन कौन मिलके कर रहा है? तो बोल रहा है पति पत्नी कर रहा है। पति पत्नी का मतलब क्या है, एक मेल कर रहा है और एक फीमेल कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मेल, मतलब 1 मेल अब प्लस 1 फीमेल, ठीक है। ये तो मिलके काम कर रहा है, और कर रहा है 5 बेटों, 5 बेटों का मतलब 5 चाइल्ड काम कर रहा है बस। तो ये कितने दिन में करके दे देगा उसको, यही करना है बस, अब कुछ नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करिए। तो अब देखिए वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे निकलेगा मेरा आंसर 10 अगुने सी का मान कितना है, 6 है, अगुने 5, अब बटे इनको जोड़िए। एक आदमी कितना, 15 दिन, और एक औरत कितना, 10 दिन। 15 10 25 हो गया, 25। और यहाँ पे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे 15 अब प्लस कितना, 10 अब प्लस कितना, और चाइल्ड का मान कितना है, 6। तो 6 पंचे कितना, 30 आ जाएगा। देखिए 6 पंचे 30 हो गया ना। अब सबको जोड़ लीजिए, एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ाइए इसको। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो 10 गुना 6 गुना 5, अब बटे में यदि इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा। तो 30 10 40, 40 और 15 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30 और 10 40 हो गया, 40 और 10 55 हो गया यहाँ पे, 55। तो 55 यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व कर लिए, उत्तर निकल जाएगा। 5 से काटेंगे तो 11 5 55, 5 5 कट गया बस। तो हमारे पास में कितना आ गया, 60/11 है। तो 60/11 हमारा जो है कि उत्तर हो जाएगा। 60/11 ऑप्शन में नहीं है, 60/11 नहीं है, तो इसको हम लोग ये कर लेते हैं। तो पूर्णांक में 11 5 55 यानी कि 5.5/11 ये हो जाएगा। इतना दिन में काम जो है कि ख़त्म कर देगा ये। तो 5.5/11 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। इतना आसान सा तरीका था इसके लिए, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है। एक सवाल क्या कहता है कि मेंस्ट्रुएशन का सवाल है। थोड़ा सा मैं और जो है कि इसको नीचे कर देता हूँ। अब सही कह रहा है कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क में बाड़ लगाने के लिए 288 मीटर रोलिंग की आवश्यकता है। मतलब बाड़ का मतलब तो एक तरह से मान लीजिए कि क्या होता है, तार लगाना है। कोई वृत्ताकार पार्क है, उसमें हमको चारों ओर में तार लगाना है, चाहे कुछ भी लगाना है। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बोलता है यह पार्क का क्षेत्रफल बताइए। बस यही, कुछ नहीं है इसमें, तो बहुत ही आसान सवाल है। अब मेरे पास में अर्धवृत्ताकार पार्क है। अब थोड़ा सोचिएगा, पार्क कैसा है भैया, अर्धवृत्ताकार है। तो अर्धवृत्त हमको बनाना पड़ेगा पहले, सबसे पहले तो ये हमारे पास में, ये तो हुआ नहीं, मैं इसको मिटा करके फिर से बनाता हूँ। ठीक है, फिर से बनाता हूँ अर्धवृत्त। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये हो गया और ये, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये अर्धवृत्त है, यही मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेरा पैड का प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इतना समझ गए हैं। ये क्या है, मेरा अर्धवृत्ताकार क्या है, पार्क है। जब अर्धवृत्ताकार पार्क होता है तो समझिएगा, तो और यहाँ पे हमारे पास में क्या बोला, इसके चारों ओर बाड़ लगाना, मतलब इसके चारों ओर हमको तार लगाना है। तो चारों ओर हमको तार यानी बाड़ लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी परिधि निकालना पड़ेगा। और परिधि का हमारे पास मान कितना दे दिया गया, परिधि का, तो परिधि का मान हमारे पास में कितना दे दिया गया, 288 मीटर। मीटर ही है ना, 288 मीटर है। ठीक है, तो बस हम लोग इसकी परिधि निकाल लेते हैं। तो बताइए भैया इसकी परिधि कितना होगा। तो देखिए परिधि कितना होगा आप सभी को पता होना चाहिए। इसकी परिधि जो होती है, तो इसका देखिए क्या है, जैसे हम पूरे का यदि परिधि निकालते हैं, यदि पूरे वृत्त का परिधि निकालते हैं तो होता है 2πr। लेकिन हम आधा का परिधि निकाल रहे हैं तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, पाई आर हो जाएगा, है ना, पाई आर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ से यहाँ तक भी आर की लंबाई त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, तो आर और प्लस आर, तो ये वाला तो हो गया पाई आर और प्लस ये हो गया आर, आर कितना 2r, तो हम इसकी परिधि बोल सकते हैं। तो परिधि का जो मान हो जाएगा वो कितना हो, सॉरी परिधि का जो मान आएगा, मैं इसको मिटाता हूँ बगल वाले को, परिधि बराबर कितना आएगा बताइए। तो बोलेंगे सर परिधि जो हमारा आएगा ये आएगा पाई आर अब प्लस 2r आ जाएगा। ठीक है, और इस परिधि का मान 288 मीटर हमें दिया गया है। तो अब क्या करेंगे ना, हम r कॉमन निकाल लेते हैं। जब r कॉमन निकालिएगा बचेगा पाई अब प्लस 2 अब बराबर करते हैं 288 मीटर। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई इंटू पाई का मान 22/7 रख दीजिए, अब प्लस 2 हो गया, अब बराबर 288। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। r गुने, अब इसको यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 7 दूनी 14, 14 इसमें जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, यानी कि 36/7 आ गया। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम। 7 दूनी 14, 22 में 14 जुड़ेगा तो कितना आएगा भैया 6। ठीक है, और यहाँ पे कितना 3 36 सही है। ठीक है, तो मिटा देता हूँ। कभी कभी चेक करना पड़ता है, नहीं तो लग रहा है कि कभी कभी हो रहा है मिस्टेक, कुछ और बना रहे हैं, गलती हो जाएगा फिर। तो 288 अब काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 9 36 और 4 7 28, 4 7 28 कट गया, और फिर 4 दूनी 8 और 9 से काटेंगे, 9 8 72 कट गया। तो r बराबर हमारे पास में मान कितना, त्रिज्या का मान कितना निकल गया, 7 56। तो इतना मीटर निकल के आ गया हमारे पास में, क्या निकल गया, त्रिज्या। जब वृत्त की त्रिज्या निकल के आ गया तो हमको क्या निकलना है, इस पार्क का क्षेत्रफल निकलना है। त्रिज्या हमारे पास में कितना निकल चुका है भैया, 56 निकल चुका है, 56 मीटर निकल चुका है। तो हमको क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो एरिया बराबर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त की बात हो रहा है, ठीक है, ये तो पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका क्या हो जाएगा भैया, आधा है ना, तो आधा करना पड़ेगा इसको। समझ आ गया सभी को, तो बस कर लीजिए। तो पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर का मान 56 गुना 56। ठीक है, और इसको आधा कर लेंगे, तो काट लीजिए, 2 से काट देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 11 बार में, और 7 से काटेंगे 7 8 56, गुना कर लीजिए, बस निकल जाएगा इसका उत्तर। 56 गुना इतना करते हैं, यहाँ पे साइड में देखिए कितना आता है, 8 6 48 का 8 हो गया, सॉरी अभी डायरेक्ट नहीं लिखना है, एक बार में गुना करके लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, 8 6 48 का 8 हो गया, बाकी रह गया कितना 4,
8×40 4 44, और उसके बाद इसको 11 से गुना करेंगे तो 8 4 4 हो गया। तो 8 8 4 12 का 2, 4 4 8 9, और यहाँ पे 4 49 28। तो 49 28 कहीं दिख रहा है आप सभी को? तो बोलेंगे हाँ सर दिख रहा है 49 28। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है 49 28, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जिसका आंसर हो जाएगा 49 28 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकला है, या फिर वर्ग मीटर बोल सकते हैं। यही हमारा जो है कि उत्तर हो जाएगा। समझ आ गया? बहुत ही आसान सा था। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मेंसुरेशन में एडवांस में थोड़ा सा आपको टाइम जनरल के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें ये कैलकुलेटिव होता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे दुनिया का कोई भी टीचर है वो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक और बात मैं बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी इसमें जो क्या होते हैं, क्या करते हैं कि पाई से कटा के देखते हैं। तो पाई से यदि एक में एक कट गया तो सही, 11 से यदि एक, देखिए मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ। देखिए इस तरह के सवाल को बिना ऑप्शन से सॉल्व करने का एक तरीका है। यदि वो तरीका यहाँ पे लग गया तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए मैं अभी इस थोड़ी इससे तो इसको तो उसे रहने देता हूँ, ऑप्शन से मैं बताता हूँ एक तरीका जिससे आप मेंसुरेशन के हर तरह के सवाल को जिसमें कि पाई से रिलेटेड मान हो उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। एक बार मैं इसको पहले चेक करता हूँ आपके सामने, मैं प्रूव करके चेक करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आप सभी धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। देखिए ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यदि हो गया तो फिर चुटकियों में आंसर दीजिएगा पाई वाला मान का। ठीक है, समझिए कैसे होगा। तो देखिए हमें क्या करना है ना, जो हमारा उत्तर है ना, क्योंकि देखिए सब में क्या क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ जिससे आप सभी को पता चल जाए, ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मैं कर देता हूँ कलर को ये वाला कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए। तो यदि आप देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना? बोलेंगे हाँ बिल्कुल होता है सर। तो इसका मतलब क्या है, इसमें पाई का मान गुना है, पाई का मान कितना होता है? 22/7। 22/7 का मतलब क्या है, इसमें हमारा जो कि 11 से गुना हुआ है। तो इसका मतलब यदि जो वैल्यू 11 से हमारा कट जाएगा तो मतलब क्या है, 11 से जो वैल्यू कट जाएगा इसका मतलब वो संख्या जो होगा ये 11 का मल्टीपल होगा, और जो 11 का मल्टीपल होगा वही तो हमारा क्षेत्रफल होगा ना। बात क्लियर हो गया? समझ आ गया सभी को? तो हमको एक एक करके चेक करना है कि 11 का मल्टीपल कौन कौन सा है इनमें से, बस ये चेक करना है। तो 11 का मल्टीपल को चेक करने के लिए आप सभी को पता है सम स्थान और विषम स्थानों के अंतर का, सम स्थान और विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 आता है या फिर 11 से कोई गुणज की वैल्यू आता है, तब हम मान लेते हैं वो संख्या जो है कि 11 से विभाजित है। ठीक है, ये 11 से विभाजित के नियम से हम लोग कर रहे हैं। तो अब देखेंगे यदि हम पहला ऑप्शन पर जाते हैं, देखिए ये कितना आएगा, सम स्थान वाला लेते हैं। तो पहले हम एक ये वाला ले लेते हैं, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, इतना सही है। चलिए तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो कितना आ गया, और 2 6 आ गया, और इनको जोड़ते हैं यहाँ पे कितना आता है, 9 8 17, 9 8 17 आ गया। ठीक है, अब यदि हम इन दोनों को घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आता है, 11 आता है। मैंने आपको क्या बोला था, यदि हम इसके सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों, देखिए सम स्थान के अंकों का योग कितना आया, सम स्थान के अंकों का योग तो 17 आ गया सम वाला। ठीक है, अब विषम स्थान के अंकों का योग कितना आया, 6 आया विषम वाला। ठीक है, तो यदि इन दोनों का अंतर हमारा 0 आ जाए या फिर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो उसका हम मान लेंगे वो संख्या 11 से विभाजित है। तो देखिए यहाँ पे आ गया 11, इसका मतलब ये संख्या तो विभाजित है। अब हमको और भी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब हम इसको ऑप्शन को चेक करते हैं, यदि इसमें भी ऐसा हो तो फिर हम ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 ऑप्शन आ गया तो फिर खेल खत्म आपका। एक ऑप्शन होगा तो फिर लगेगा। ठीक है, बात समझिए। अब देखिए इसका सम स्थान वाला कितना आएगा, 8 5 13 हो गया, और इसका विषम स्थान वाला कितना हो गया, और 9 6 15 आ गया। अब यदि हम इसका अंतर करेंगे, अंतर करेंगे, यहाँ पे कितना का अंतर, 2 का अंतर आएगा, खेल खत्म, यानी कि बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा अब। ठीक है, अब इसको करते हैं तो कितना आता है, 9 6 15। ठीक है, 9 6 15 हो गया, और यहाँ पे 8 5 13 हो गया। फिर से यहाँ पे अंतर करेंगे तो इसका भी मान 2 आ गया। मेरा 11 इसका मल्टीपल आना चाहिए ना, तो ये भी खेल खत्म हो गया, इसका भी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब इन पर आ जाइए, 8 6 14 हो गया इनको, और यहाँ पे करते हैं 8 5 9 5 14 आ गया। अब देखिए बात यहाँ पे फंस गया आपका, बात यहाँ पे क्या हो गया, फंस गया।
है ना। अब देखिए आपका इन दोनों में से भी कोई आंसर हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 6 14 और 9 5 14, दोनों में 14 14 आ गया। अब इनको घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा भैया। ये बात यहाँ पे फंस गया। एक तरह से बोलेंगे ये भी तो 11 से विभाजित है और ये भी 11 से विभाजित है, कन्फ्यूज में पड़ गए, ऐसा हो गया। तो अब क्या कीजिएगा बताइए, तब आपको फिर से यहाँ पे प्रोसेस करना ही पड़ेगा। बात आया समझ में। यदि सिंगल ऑप्शन मिल गया तो फिर तो हो गया, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं इसमें ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। अब राइट आंसर कौन सा होगा अपन कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट था। यदि आपको ऐसा ऑप्शन, ये तो देखिए आप एक बार ऑप्शन एग्जाम में जरूर ट्राई कीजिएगा, ऐसा यदि मिले तो, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है ज़्यादातर। यदि मिल जाए तो मिल जाए, ये तो एक तरह से काम करा तो करा, नहीं करा तो कुछ भी नहीं, ठीक है। बात समझ में आया। एक्सपेरिमेंट था, इसको दिल पे मत लीजिएगा। जिस दो दो ऑप्शन मिल गया तो हमको इस प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल क्या कर रहा है देखिए, एक बस के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमना पड़ेगा। थोड़ा बात समझिए मेरी। कोई पहिया है, ठीक है, ये पहिया है यार, कौन सी दृष्टि से पहिया दिख रहा है बताइए। नहीं मतलब पूरा गोल नहीं हो पा रहा है ना। देखिए चलिए मान लेते हैं यही पहिया है, ठीक है। ये पूरा वृत्त मान लेते हैं यही पहिया है। अब जब नहीं होगा तो फिर इससे टाइम तो बर्बाद नहीं करेंगे ना। और इसकी जो हमारे पास जो त्रिज्या है, वो त्रिज्या का मान कितना दे दिया गया, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला गया है ये एक तरह से पहिया ही है ना, पहिया का मतलब गोल गोल घूमना है, ठीक है। और कह रहा है इस पहिए को 33 किलोमीटर प्रति घंटा घूमने के लिए, मतलब 33 किलोमीटर प्रति घंटा गति बनाने के लिए इस पहिए को बोल रहा है इतना गति से, इस पहिए को इस गति से चलना है। तो इस गति से चलने के लिए इस पहिए को कितनी चक्कर लगाना पड़ेगा। तो मतलब 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए इसको 1 मिनट में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। इस पहिए का 1 मिनट में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, कितना चक्कर लगाना पड़ेगा ये निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। चक्कर लगाना ये निकालना, 1 मिनट कितना चक्कर लगाना है जिससे कि 33 किलोमीटर तय कर पाए, ठीक है, प्रति घंटा। तो ये हमको स्पीड बरकरार रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहिए का निकालेंगे, एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है वो निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस दूरी को तय करने में कितना चक्कर लगता है वो भी 1 मिनट में, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा, वो हमें पता चल जाएगा कितना चक्कर लगाना पड़ेगा 1 मिनट के अंदर में। तो सबसे पहले हमें ये तो पता करें इस दूरी को तय करने में, 33 किलोमीटर तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो आ जाइए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहिए का एक चक्कर में तय की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एक चक्कर में तय दूरी। मैंने आपको बताया देखिए इस तरह का जो सवाल होता है थोड़ा सा मतलब एक तरह से लेंदी होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक चक्कर में तय दूरी, तो देखिए वृत्त है तो एक चक्कर में तय दूरी किसके, परिधि के बराबर होगा ना। तो हम क्या बोलेंगे 2πr, बस 2 गुने पाई का मान कितना है 22/7 है, गुने आर का मान कितना है 35, कटा दीजिए 7 से काटेंगे 7 5 35, 5 दूनी 10 यानी कितना हो गया 220 सेंटीमीटर। ये हो गया एक चक्कर में 220 सेंटीमीटर चलता है, ठीक है। एक चक्कर में कितना चलता है भैया 220 सेंटीमीटर चलता है। अब बात आती है यहाँ पे कि हमको भैया 33 किलोमीटर चलना है ना, तो 33 किलोमीटर को पार करना है। तो हमको 33 किलोमीटर पार करने में हमको कितना चक्कर लगाना है वो निकालना है। तो आ जाइए हम 33 किलोमीटर को किस में बदलते हैं, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले क्या करना है देखिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आइए तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि हम कितना से गुना कर देते हैं, मैं ये गुना कर देता हूँ इसको 5/18 से, तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो गुना करेंगे 5/18 से, तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। 33 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। लेकिन अभी भी ये काम नहीं हुआ है, अभी भी हमको क्या करना है, ये मीटर प्रति सेकंड में हुआ है, हमको क्या करना है ऊपर वाले को किस में बदलना है, उसमें कितने में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो इसको हमको कितना से गुना करना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर से, ठीक है। एक और बात छूट गया, बोले भैया क्या, तो बोलेंगे भैया नीचे में देखिए क्या है, यहाँ पे घंटा है और हमें चाहिए प्रति मिनट,
प्रति मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट में, ये तो सेकंड में हो गया। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको कितना से भाग लगाना पड़ेगा, 60 से भाग लगाना पड़ेगा। अब 60 से जब भाग लगाएंगे 60 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 60 से जब आप भाग लगाएंगे ना तो 60 यहाँ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो डायरेक्ट हम इसमें क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। अब ये जो निकला ये हमारा ही निकल के आ गया दूरी, कितना दूरी होगा। तो बस दूरी निकल के आ गया। तो अब जैसे ही इसमें हम जो है कि ये एक तरह से बोल सकते हैं कुल दूरी, इसको हम लोग बोल सकते हैं कुल दूरी, कुल दूरी बोल सकते हैं एक तरह से। इतना दूरी तो तय करना हो कि रफ्तार मतलब एक चक्कर में इतना दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। बस इनको जैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले यहाँ से हम लोग काट लेते हैं। तो 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 दाई 60, 3 से काटेंगे कितना आएगा 11। तो गुना कर लीजिए, 11 5 55, 55 पे कितना 3 0। अब बटे, अब हम क्या करेंगे, ये तो कुल दूरी हो गया ना। मैं थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देता हूँ आपको समझने के लिए। ये तो हमारे पास में कुल दूरी हो गया, किस में, सेंटीमीटर में। एक तरह से देखिए ये चाल भी है, अभी ये कुल दूरी नहीं है, चाल ही है, समझिएगा। इतना मीटर प्रति, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि इतना दूरी को तय करने में हमें कितना चक्कर लगाएगा प्रति मिनट। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। ये सेंटीमीटर प्रति मिनट है, ठीक है, याद रखिए ये भी सेंटीमीटर प्रति मिनट है। जैसे ही हम लोग इस सेंटीमीटर से भाग देंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, हमको पता चलेगा यहाँ पे कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे चक्करों की संख्या, लिख देता हूँ प्रॉपर, चक्करों की संख्या। तो बस 55,000, अब बटे में कितना आएगा 220। तो देखिए 0 से 0 कटा, 11 से काटेंगे तो यहाँ पे कितने, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 पचे 55। तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा 250। यानी कि भैया हमको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 250 चक्कर लगाना पड़ेगा प्रति मिनट। 250 चक्कर अब प्रति क्या मिनट, मतलब 1 मिनट में हमको कितना लगाना पड़ेगा भैया, 250 चक्कर लगाना पड़ेगा। तब जाके इसका जो है कि ये कितने की रफ्तार कर पाएगा, ये 33 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार मेंटेन कर पाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, बी नंबर इसका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है कि एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदता है, 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% छूट देने का विज्ञापन देता है। एक ग्राहक को 560 रुपये की कीमत का सूटकेस, 90 रुपये कीमत का बैग और 45 रुपये कीमत की तौलिया खरीदने पर मिलने वाली छूट बताएं। अरे भैया ये तो बहुत ही आसान सा सवाल आ गया। देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए मैं कलर ले लेता हूँ ये वाला पेन का, ठीक है। तो हमने 560 रुपये का सामान खरीदा था एक, और एक कितने का भैया, एक 90 रुपये का, और एक कितने का, एक 45 का। तो सबको जोड़ लीजिए एक बार में, कितना आएगा 5 और 6 4 10 9 19 और 5 और 1 6, मतलब 695 का हमने सामान खरीद लिया। और हमको छूट कितना दिया मतलब देना है इसको, ये हमको कितना छूट देगा 10%। तो 695 का 10% निकाल लीजिए, तो पता चलेगा कितना रुपए का हमको छूट दिया, 0 0 कटेगा। अब पॉइंट इसमें हम कटाएंगे नहीं, देखिए कटाने के चक्कर में फंस जाएंगे हम, लंबा चला जाएगा। इसलिए जो 10 है ना इसके बदले में पॉइंट डाल देंगे। तो बोलेंगे यहाँ पे कितना आएगा, देखिए जैसे हम इसमें 10 को डालेंगे 69 पॉइंट कितना आएगा 5। तो इतने रुपए का हमको छूट मिलेगा भैया, कितने रुपए का मिलेगा 69.5, यानी 69.5 रुपये का हमको क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। वही तो हमको पूछा गया था कि कितने रुपये का छूट मिलेगा, छूट हो गया 69.5, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें लग रहा है पेन के कलर में कोई दिक्कत है इसलिए मैंने ये चेंज कर लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई, ठीक है। एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपये अदा किए, नगद छूट कितनी मिली। अब थोड़ा सा सोचिए कि सीडी की कीमत 25% घटा दी गई है, ठीक है, और एक आदमी ने इसको घटने के बाद में 24 रुपया में खरीदा, 24 रुपया दिया इस सीडी के लिए। तो नगद राशि इसकी कितनी थी, नगद छूट बताइए। तो छूट बताना, छूट तो हमको 25% ही दिया ना, वही है ना भैया, हमारे भी 25% दिया छूट, और हमको छूट के बाद हमको कितना मिला 24 रुपये में। तो अब सोचिए थोड़ा सा, हर एक वैल्यू का मान कितना होता है 100% होता है। 100% में से
25% इसने छूट दे दिया तो बचा कितना भैया, तो बोलेंगे भैया बचेगा कितना, ये बचेगा 75% है ना, 75% बचेगा। और इतने में तो बेच दिया इसको, और इतने में बेचा, कितना रुपये में इसको बेचा है, 24 रुपये में। तो हम बोल सकते हैं कि 75% बराबर 24 रुपया हो गया। देखिए 75% बराबर 24 रुपया, और हमको क्या निकालना है, नगद छूट की राशि। हमें छूट कितना मिला था बताइए, छूट तो 25% मिला था ना, छूट की राशि निकालना है तो 25% का मान निकाल लेंगे, खेल खत्म बस। अब देखिए 100% नहीं करने जाएंगे, 100% करेंगे तो हमारा जो उसकी मूल राशि मिल जाएगी, वो नहीं करना है। हमें डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर निकालना है। हमें 75% बराबर 24 रुपया हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 100 में से 25% छूट दिया है, और बेचा कितना में, 24 में, ये बेचा 75% में, बराबर हो गया 24 के। तो 25% का मान निकाल लीजिए, 24 बटे में कितना, 75, अब गुने में कितना, 25 करेंगे, 25 या 75, 3 8 24, यानी कि कितना हो गया, 8, यानी कि 8 रुपये का हमको छूट मिला प्रॉपर। कितना छूट मिला, 8 रुपये का छूट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल क्या करे देखिएगा। एक विक्रेता 950 रुपये अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है और उसे उत्तरोत्तर 20% और 10% की छूट मिलती है, मतलब 950 रुपये उसका MRP है। सोचिएगा MRP कितना है भैया उसका, 950 रुपया है। तो उसको इस पर कितना छूट, 2 छूट मिला, एक 10% का और एक 20% का छूट मिलता है। ठीक है, इतनी छूट मिल करके इसने खरीद लिया पुराना कूलर। वह उसे पेंट कराने पर 66 रुपया खर्च करता है। वह कूलर को 25% लाभ पर बेच देता है। उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है। इतना आसान सा सवाल तो है। MRP है 950 रुपया, हमको इस पर 2 छूट करके मिला, तो हम पहले पता कर लेते हमको कितना में ये मिल गया सामान, टोटल मिला करके 950 था MRP, इस पर 2 छूट मिला, एक तो 20%, तो बचेगा कितना, 80/100। हर चीज़ अपने आप में 100%, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ एक ही बात। तो ये भी कितना हो जाएगा, 90/100। जितनी बार छूट देगा ना उतनी बार हम 100 में से ही घटा के लिखेंगे। 100 में से 20 घटाए 80/100, 100 में से 10 घटाए 90/100, बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। 00 से भैया 00 काट दीजिए, और 10 से 10 काट दीजिए, और काटेंगे तो 5 से 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे 19 बचे 95, और 2 से काटेंगे यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा बस। अब कुछ नहीं करना, अब तो गुना करना है आपको। 9 चौक 36, 9 चौक 36 और गुना 19 कर दीजिए। 36 और गुना 19 करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो 9 6 54 का 4, 9 6 54 का 4, बाकी 5, और 9 3 27, 27 आप प्लस 7 5 12 32। ठीक है, और 36 यहाँ पे, तो 6 2 8, और यहाँ पे 6, 686 तो निकल के आ चुका है मेरे पास में। कितना निकल चुका है, 686। लेकिन 686 रुपया इसका टोटल छूट मिला है, मतलब टोटल छूट मिलने के बाद इतना रुपया हुआ है। ठीक है, इतना रुपये में तो हम खरीदे थे, लेकिन खरीदे कितना में, 686 में, लेकिन हम इसमें खर्च भी किए हैं भैया, किस चीज़ के लिए, पेंट कराने के लिए। वो भी तो मेरा इसमें जुड़ेगा, वो भी जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि टोटल खर्च निकलेगा तभी, ऐसे नहीं निकलेगा। तो टोटल जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना आ गया, 6 6 12, 8 6 14, और 1 15, और यहाँ पे 7 और 6 और कितना 7, तो इतना रुपये हो गया। तो मतलब क्या है, टोटल जो है कि इतना रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया एक तरह से, जिसको हम लोग लागत मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य कितना, 752 रुपया। अब क्या करना है, इसको 25% लाभ पर बेचना है। तो 752 गुने, तो वो विक्रय मूल्य पहुँचाने, 752 गुने क्या करेंगे, 25% लाभ, तो 125/100 कर लीजिए। बस इनको सॉल्व करेंगे, उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, तो यदि हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। देखिए 25 से काटेंगे तो फिर यहाँ पे मेरा पॉइंट में चला जाएगा, है ना जी। तो 25 से काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 25। अब 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10। मैं संभल के काट रहा हूँ, और थोड़ा देखिएगा क्यों काट रहा हूँ ऐसे, तो आपको पता चलेगा। 10 1 0 कट गया, और 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 3 6, 2 7 14, 2 6 12, और कटेगा। 5 से काटेंगे 5 25, अब 5 दूनी 10, 2 से काट लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना, 2 कम 2, 2 8 16, 2 8 16। अब इसको गुना करेंगे तो हमारे पास उत्तर निकल जाएगा। कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, यदि भैया मिस्टेक हो जाए तो देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार देखिएगा, यदि कहीं भी एक जगह मिस्टेक हो जाएगा ना तो पूरा मिस्टेक हो जाएगा। इस तरह का सवाल होता है ये। एक बार चलिए बनाते हैं इसको। कितना आ गया, 8 5 40 का 0, बाकी रह गया कितना, 4। ठीक है, 18 5, चलिए एक एक करके करते हैं। 8 5 40 का 0, बाकी रह गया 4, और 8
5 40 और 4 44, ठीक है। बाकी रह गया 4 और 5 5 4 9, 940 निकल के आ गया हमारा। इसका मतलब 940 रुपये मेरा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारे पास इसका वैल्यू निकल के आ गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करे, समझिएगा। राम 8 दिन में 125 रुपये अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में 140 रुपये अर्जित करता है। उनके अर्जन का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, सिंपल सवाल है। 8 दिन में राम की बात कर रहे हैं अभी हम। राम क्या करता है, 8 दिन में कितना अर्जित करता है? राम करता है 8 दिन में कितना, 125 रुपया कमाता है। तो एक दिन में कितना कमाएगा? ये तो 8 दिन में है, ये तो एक दिन में कितना कमाएगा? 125/8। ये राम का निकल गया अर्जन का अनुपात। अब हम क्या है, दूसरा नाम क्या है? श्याम का। तो श्याम का देख लेते हैं। तो श्याम का यदि हम देखेंगे तो श्याम क्या कर रहा है, सोचिएगा। ये 10 दिन में क्या कर रहा है, कितना अर्जन कर रहा है? ये 140 रुपया। तो एक दिन में कितना अर्जन करेगा ये बताइए? 140/10, यही तो होगा ना। बस इतना निकल के आ गया। अब हमको इसका क्या निकलना, अनुपात निकालना। तो बस अनुपात कर लीजिए। इसका राम और किसका, पहले क्या नाम लिखा है? तो उनके अर्जन का अनुपात। तो पहले राम को लिखना पड़ेगा, राम, और अनुपात क्या, श्याम। ठीक है, राम का है 125/8 अनुपात और 140/10। 0 से 0 कट गया, कटेगा, इससे तो कटेगा नहीं, इससे गुना हो जाएगा। तो 125 अनुपात इससे गुना करेंगे, 14 8 52 से 152, 14 8 72 से 112 होता है, सॉरी 14 8 72 से 112, तो 112 हमारा जो कि उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो 112 हमारा उत्तर बन गया, यानी कि 125/112। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है कि करेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाता है ना। चलिए, अब सवाल में कहा गया है, यदि एक परिमाण को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो किया जाता है, बड़ा भाग 75 है, तो परिमाण क्या है? मतलब पूरे मान का मान निकालना है। देखिए एक परिमाण है जिसको 3:5 के अनुपात में डिवाइड किया जाता है, और इनमें से बड़ा भाग कौन सा है? 75 है। बड़ा भाग 75 है, तो बताइए इन दोनों में से बड़ा भाग कौन सा है? तो बोलेंगे ये बड़ा भाग है। इसका मतलब 5 यूनिट का मान कितना दिया है भैया? 75 दिया है, क्योंकि ये भी यहाँ बड़ा भाग है और बड़ा भाग का हमारे पास मान भी 75 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? भाग लगा देंगे ना, 5 से काटेंगे 15, 75, 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान आएगा कितना? 15। तो हमें निकालना है परिमाण। बताइए, परिमाण का मतलब संख्या बताना है, तो मतलब इन दोनों का योग बताना है, परिमाण टोटल। तो टोटल योग करेंगे तो कितना आएगा बताइए? तो 5 3 8 हो जाएगा। तो हमें 8 यूनिट का मान चाहिए, परिमाण चाहिए, यानी कि योग चाहिए। तो 8 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 8 यूनिट के 1 यूनिट का मान 15 है, तो 8 यूनिट का 15 ठीक, ये बताइए 20 से, यानी कि कितना हो गया? 120। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया देख लीजिए, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया, 120। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा जो कि परिमाण हो गया। अगला क्वेश्चन पर आइए। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए बोलेंगे सर ऐसा क्वेश्चन कैसे हो गया? देखिए ये अलग जगह पे था, ये अलग जगह पे था, इसलिए दोनों एक जगह पे नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया है। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि हमें फोटो खींच करके इसको डालना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है इसको करने में। ठीक है, चलिए देखिए कहा गया है एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, मनी बैग है जिसमें 1 रुपया, 2 रुपये और 5 रुपये का सिक्का है। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात हमारे पास 4 3 2 दिया गया है, और बैग में कुल जो धनराशि है वो कितना है? 500 रुपये है। तो उनमें 2 रुपये के सिक्के में कितनी राशि है ये बताना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, समझिएगा मेरी बातों को। तो एक मनी बैग में कितने कितने का सिक्का था? एक था 1 रुपये का, और दूसरा था 2 रुपये का, और तीसरा था 5 रुपये का।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। तो 3 तरह के सिक्के थे हमारे पास, ठीक है, 3 तरह के सिक्के थे। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, चलिए रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारे पास में जो इसके सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है, ये दिया है 4 और 3 और क्या है 2। अब मेन बात यहीं पर है, देखिए ये जो हमारे पास दिया क्या है, इसमें 2 तरह का सवाल आता है। तो कभी कभी आपको यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया जाएगा, कभी कभी आपको कुल धनराशि दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया, धनराशि दिया है, ठीक है, धनराशि दिया है ना। तो यहाँ पे हम ये पहले क्या दिया, हमारे पास सिक्के हैं, संख्या, यानी कि सिक्के की संख्या मैं लिख देता हूँ, सिक्के की संख्या, ठीक है, इस सिक्के की संख्या का अनुपात दिया गया है। अब देखिए एक चीज आपको मैनेज करना है, तो हमको ये तो सिक्के की संख्या तो निकल के आ गया, अब हमें वैल्यू क्या दिया है, तो बोलेंगे धनराशि यानी रुपया दिया है, तो हमको भी इसको क्या करना पड़ेगा, धनराशि यानी रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन सभी को हमको रुपये के अनुपात में एक तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप देखिए कैसे रुपये के अनुपात में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। आप हमें सोच के बताइए, 1 रुपये का हमारे पास में 4 सिक्के हैं, सिक्के हैं ना ये सभी, ये 1 रुपये का सिक्का, ये 2 रुपये का सिक्का, ये 3 रुपये का, ये 5 रुपये का सिक्का है ना। तो 1 रुपये का जब 4 सिक्का होगा तो हमारे पास कुल मिला के कितना रुपया होगा, तो 1 रुपये का 4 सिक्का होगा तो बोलेंगे सर ये तो 4 रुपया हो जाएगा, 1 रुपये की 4 सिक्का तो 4 रुपया हो गया, ठीक है, अनुपात बोल देंगे इसको भी। अब जैसे यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा, 2 रुपये का कितना सिक्का है, 2 रुपये का 3 सिक्का है, जब 2 रुपये वाला 3 सिक्का है तो कितना रुपया, 3 दूनी 6 रुपया, ठीक है। अनुपात यहाँ पर जाइए, 5 रुपये वाला 2 सिक्का है तो भैया कितना रुपया, 10 रुपया, ठीक है। ये हमारे पास में रुपये का अनुपात आ गया, और रुपये का टोटल हमारे पास में कितना दिया है, धनराशि 500 रुपया। तो बस हम लोग योग योग बराबर कर देंगे, यहाँ पे टोटल धनराशि करेंगे कितना, 6 10 20 हो गया, तो 20 यूनिट का मान हमारे पास में कितना आ गया, देखिए तो 500 रुपया, है ना। तो अब हमें पूछा क्या है, बोला है भैया 2 रुपये के सिक्कों में कितनी धनराशि है, मतलब 2 रुपये वाला जो सिक्का है इसमें कितनी धनराशि है, ये पूछा है धनराशि। तो धनराशि कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। 2 रुपये के सिक्के में कितना धनराशि, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का मान निकाल लीजिए, उत्तर हमारा आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 0 से 0 काट सकते हैं, 2 से काटेंगे कितने, 25 बार में चला जाएगा, तो 6 से गुना करें 25 6 कितना 150, तो 150 रुपया जो कि हो जाएगा इसमें, ठीक है। एक तो ये इसका हमारा वैल्यू का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको ये पूछा जाता भाई भैया हमें ये बताइए 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, आखिर ये बताइए, तो यदि आपसे ये पूछा जाता कि 2 रुपये के सिक्के कितने हैं इसी में, तो कैसे निकाल, 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो देखिए ये तो 2 रुपये का, 2 रुपये के सिक्के कितने, देखिए सिक्के यहाँ पे है, 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 3 है। तो अब निकाले 1 यूनिट का मान यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 25, ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 25 आ गया है। तो 25 गुना 3 करेंगे, तो 25 गुना यहाँ पे 3 से करें तो 25 गुना पे 3 करें, 25 से कितना 75, तो 75 सिक्के हो जाएंगे हमारे, कितने सिक्के हो जाएंगे भैया, 75 सिक्के हो जाएंगे। ऐसे भी देखिए यदि 2 रुपये ये 75 सिक्के होंगे, और 2 रुपये का जब 75 सिक्का होता है, यदि दोगुना कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आता है, 150 आता नहीं होता रुपया में 150, बात क्लियर हो गया ना। तो जो भी मान हो वो निकाल सकते हैं। यदि पूछा 1 रुपये का कितने सिक्के होगा, तो 25 को हम 4 से गुना 25 चौके 100 हो जाएगा। 5 रुपये का पूछा 25 दूनी 50 हो जाएगा, बस बात है समझ में, कुछ भी निकाल सकते हैं भैया आप, ठीक है। ये वाला मैं हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, जिससे ना आपको प्रॉब्लम ना हो इस सवाल में, आगे आप समझ पाए बाद में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या कर रहा है सवाल, सवाल में कहा गया है 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटा क्या है। देखिए इस तरह का सवाल चुटकियों में सॉल्व होता है। आपने मेरा यदि औसत का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा चुटकियों में कैसे सॉल्व होगा। देखिए 5 क्रमिक का मतलब क्या होता है, 5 क्रमिक, यहाँ पे लिखा 5 क्रमिक, 5 क्रमिक का मतलब क्या होता है, ये लगातार संख्या, 5 लगातार संख्या है, ठीक है, 5 लगातार संख्या है, 1 2 3 4 और 5 लगातार संख्या, सॉरी यहाँ पे 1 मिला देते हैं, ठीक है, ये हो गया 4 और 5, ये 5 लगातार संख्या है हमारे पास में।
तो अब कहता है उनमें से छोटी संख्या क्या है, लेकिन इसमें एक क्लू छोड़ दिया उसने। एक क्लू क्या छोड़ा है, बोला औसत मान क्या है, 9 है। तो भैया आपने मेरा यदि पिछला सेट ये पढ़ा होगा ना, ये क्या बोलते हैं औसत का प्रॉब्लम पढ़ा होगा ना बेसिक वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब क्या होता है, माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है, मध्य वाला बिंदु। ठीक है, औसत का मतलब क्या होता है, माध्य यानी कि मध्य वाला वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे मध्य वाला वैल्यू इन दोनों में कौन सा है, तो बोलेंगे सर ये वाला ना, यही वाला है ना मध्य वाला बिंदु। तो बोलेंगे मध्य का निकालने के लिए क्या करते हैं, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे साथ आओ, यानी कि शोले फिल्म का डायलॉग। अब क्या है देखिए, अब सिंपल सी बात है, तो भैया औसत हमारे पास कितना दिया है, 9 दिया है, और ये क्या है, सभी विषम क्रमिक संख्या है, विषम संख्या। तो आप बताइए जब सभी विषम संख्या 5 हो और मिडिल वाला हमको 9 पता चल गया है, तो बाकी इधर उधर का विषम संख्या नहीं निकाल सकते। बोलेगा हाँ सर निकालेंगे चुटकी में, कैसे, तो बताइए 9 से पहले वाला विषम संख्या क्या होता है, तो बोलेंगे सर 7 होता है। और इससे भी पहले वाला विषम संख्या क्या होता है, बोलेंगे सर 5 होता है। अब 9 के बाद वाला विषम संख्या क्या होता है, तो 9 के बाद वाला विषम संख्या क्या होगा भैया, 11 होगा। और इसके बाद वाला विषम संख्या क्या होगा, 13 होगा। तो बस सब खेल निकल गया। अब हमको पूछा क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 5 था तो आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, दो पहले होगा और 2 बाद होगा, बस उत्तर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ तक तो आप आ चुके हैं, 89 नंबर क्वेश्चन तक तो आ चुके हैं। देखिए आप सभी को बताया कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं बार बार मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये वीडियो ऑफलाइन अपलोड कर रहा हूँ जिससे आप सभी को भी सहूलियत हो बनाने में। ठीक है, सवाल को आप आसानी से कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट आप सभी ग्रहण कर पाएँ, जिससे आप सभी को मतलब बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। बस मेरा यही है, मैं बार बार बीच में नहीं बोलता हूँ भैया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं बोलता हूँ। बस आपका दिल करे कर लीजिए, ना करे ना कीजिए। अब आपका दिल पे है, आप यदि लगता है आपको यदि कुछ भी थोड़ा सा आपके लिए मैं आपके सफलता के लिए मैं योगदान दे रहा हूँ, मतलब आपको यदि कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करने से वीडियो और भी लोगों तक जरूर पहुँचेगा, इसलिए लाइक तो जरूर करना। ठीक है, एक तरह से मेरा गुरु दक्षिणा समझ लो भैया कि यही है आपका, और कुछ नहीं देना आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल क्या कहता है, दो लड़कों और उसके माता पिता उसके सॉरी 2 लड़कों और उसके माता और उसके पिता लिखा हुआ नहीं जी, हम बार बार माता पिता एक साथ आता नहीं, इसलिए याद मतलब ये रटा हुआ आ गया। ठीक है, तो 2 लड़कों और उसके पिता की औसत आयु उन दो लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है। देखिए समझिए, सिंपल सी बात समझिए, 2 लड़के हैं, इन चारों की जो औसत आयु है वो कितना है, 19 वर्ष है। 2 लड़के हैं और माता और पिता है, तो कुल मिला कितना हो गया, 4 है ना, 4 ही हो गया ना। तो 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट की औसत आयु दिया है, ये संख्या है, ये औसत है, और यहाँ पे योग निकल जाएगा अपने आप। तो 4 संख्या है, इनका औसत 19 है, तो योग कितना हो जाएगा, 19 × 76, यानी कि 76 हो गया इनके योग। औसत आयु यानी कि वर्ष बोलेंगे। ठीक है, और आगे पढ़ने लिखा हुआ, यदि 2 लड़कों की औसत आयु 5/1/2 है। अब थोड़ा सोचिए, इनमें से जो 2 लड़के हैं इनकी औसत दिया है इतना, तो 2 लड़के इनमें से दिया गया 2 बॉयज़। ठीक है, 2 बॉयज़ हैं, इनकी औसत कितना इतना दिया है। इसको हमको क्या करते हैं, 5/1/2 को फ्रैक्शन को हटाते हैं, 5 10 और 11/2, तो 11/2 हो गया कितने, 2 लड़के। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे इसमें 2 से गुना करेंगे, ये वाला 2 से 2 कट जाएगा, मतलब क्या हो गया, 11। तो 11 वर्ष हो गया 2 लड़कों की आयु। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए 4 है, कौन कौन है, 2 तो बॉयज़ है प्लस माता यानी कि क्या है, मदर है और प्लस फादर है। तो यदि हम इनमें से क्या करेंगे, यदि बॉय को निकाल देंगे तो यहाँ से बॉय को घटा देंगे, तो बचेगा क्या, मदर प्लस फादर ही तो बचेगा। बोलेंगे हाँ भैया सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, 6, यानी कि 65 वर्ष निकल के आ गया हमारे पास मदर प्लस फादर का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो है कि हमें भी जो है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ हमें सवाल में गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको बनाने के लिए डायरेक्ट क्या कीजिए, आप ऑप्शन पर आ जाइए।
ठीक है, अब इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए मेल और फीमेल जो है हमारे पास में कितना है, 65 वर्ष निकल के आ गया, इतना दूर तक तो सही है। तो बोला माता और पिता की आयु क्रमशः कितनी है। तो देखिए माता पिता की जो आयु होगी जोड़ने के बाद 65 वर्ष होना चाहिए। अब आप इनमें से ऑप्शन देखिए किनको जोड़ेंगे तो 65 वर्ष होगा। आप देखिए यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65 वर्ष होगा, किनको जोड़ेंगे तो 65 वर्ष होगा। जिनको जोड़ने के बाद 65 वर्ष होगा वही हमारा जो एक उत्तर हो जाएगा। जोड़िए। तो जैसे आप सभी जोड़ते हैं देखिए 7 और 8 7 15 का 5 हो गया, और 3 2 5 और 6 65 वर्ष हो गया। ये ऑप्शन मिल रहा है, और भी कोई ऑप्शन मिल रहा है नहीं मिलेगा तो इसी को हमको किसी भी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो 8 और 7, 8 7 15 का 5 हो गया, और 4 3 7 और 8 हो गया। भैया ये तो ज़्यादा ही हो गया, तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 और 0, तो ये तो 1 लास्ट में हो रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। और यहाँ पे 5 2 7 हो रहा है लास्ट में, ये भी हो नहीं सकता है। हमें योग कितना आना चाहिए 65 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा दिख रहा है, यानी कि इसके जो पिता और माता की आयु कितनी हो गई, इतना हो गया। पिता का 37 वर्ष और माता का 28 वर्ष, ये निकल के आ गया। मतलब 37 वर्ष और कितना 28 वर्ष। ठीक है, ये निकल के आ गया दोनों की आयु। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये निकल के आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, नेक्स्ट। सवाल में कहा गया है एक फल विक्रेता 700 संतरे 500 रुपये के 100 संतरे की दर से खरीदता है, और एक अन्य किस्म जो 700 रुपये के 100 संतरे की दर से 500 संतरे खरीदता है और उसको 84 रुपया प्रति दर्जन पर बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए सवाल तो लग रहा है कि बहुत घुमा दिया है पकड़ के, है ना, उलट फेर कर दिया है। देखते ही सब लोग भाग जाएंगे, तो भागना नहीं भैया, आप समझिए, थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए। आप देखिए समझिए, बहुत ही आसानी से बना लेंगे। आज के बाद फिर दोबारा इस सवाल में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, बस समझिएगा थोड़ी सी बात। देखिए कैसे करना है। इसमें 2 तरह का प्रोडक्ट है ना। 2 तरह का प्रोडक्ट का मतलब कोई भी सामान हो गया, जैसे संतरा ये हो गया, कुछ भी हो गया, तो 2 तरह का सामान है। एक बोल रहा है कि 700 रुपये का जो संतरा है, 700 रुपये वाला मतलब 700 संतरा खरीदा है, और एक कितना खरीदा है 500 संतरे खरीदा है। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। ये जो 700 जो संतरे खरीदा है, ये कितना संतरे खरीदा है 700 संतरे, 700 संतरे। ठीक है, क्या दर है इसका बताइए, क्या दर है, दर क्या है इसका। तो बोल रहा है ये 500 रुपये में 100 संतरे खरीदता है। ठीक है, और ये 500 रुपये में, देखिए कंडीशन क्या है इसका, हमको क्या करना है, उल्टा करना है। 100 संतरे कितने रुपए में मिला, 100 संतरे कितने रुपए में मिला, 500 में मिला। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 100 संतरे कितने में मिला, 500 रुपये में मिला। ठीक है, 100 संतरे 500 में मिला। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या कर रहा है, एक अन्य किस्म का जो संतरा है वो 700 रुपये में 100 संतरे लिया है। ये क्या लिया है, 100 संतरा कितना में लिया है, 100 संतरा कितना में लिया है, अब समझिए संतरे कितने में लिया है, ये 700 में लिया है। अब थोड़ा सा एक बात आप सभी को समझना है, 700 में लिया है, और ये टोटल कितना संतरा लिया है भैया, ये 500 संतरा लिया है। अब देखिए थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा। हम यहाँ से क्या करेंगे ना, हम यहाँ से क्या करेंगे कि टोटल इसका हम जो कि क्रय मूल्य निकालेंगे कि कितना होगा। अब सोचिए 100 संतरे का दाम 500 रुपये है। ठीक है, मैं इसको तो लिख दिया साइड में, अब कहीं भी मैं जो कि निकालता हूँ। तो ये फर्स्ट प्रकार का था, और ये क्या है, सेकेंड प्रकार का था। ठीक है, फर्स्ट प्रकार का था, सेकेंड प्रकार का। तो दोनों को जोड़ कर फिर लास्ट में बेचना है हमको, तो दोनों का निकाल लेते हैं। तो 100 संतरा दे रहा है, जब 100 संतरे दिया हमको, एक ही लाइन में यहाँ पे भी कर देते हैं तो हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, जब लिख दिया तो अब सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये मैंने लिखने के था, ये लिख दिया मैंने सीक्वेंस से। तो 100 संतरा हम लोग खरीदते हैं, संतरा को हम लोग ऐसे नोट करते हैं। ठीक है, 100 संतरा खरीदते हैं, ऐसे ऑरेंज ही बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 100 संतरा है, और वो भी कितना में, 500 में। ठीक है, तो हमको कितना 700 संतरा खरीदे हैं ना, तो 700 संतरा का दाम कितना आ जाएगा, 700 संतरा का। ठीक है, 700 संतरा का, तो 500 अब बटे में कितना, 100 गुने 700, डबल जीरो कटेगा, यानी कि 7 5 3500, यानी कि 3500 रुपया हो गया हमारा पहले वाले का खरीद मूल्य। ये इसको बोलते हैं क्रय मूल्य बोलेंगे। ठीक है, 3500 रुपये लगा खरीदने में। और दूसरे वाले को देख लेते हैं कितना लगा, उसी प्रकार से दूसरे वाले को भी देख लेते हैं कितना लगा खरीदने में। यहाँ पे 100 संतरा कितने में मिल रहा है भैया, 700 में मिल रहा है।
ठीक है। तो 500 संतरा कितने का मिलेगा, 500 संतरा कितने का मिलेगा, तो बोलेंगे कि 700 अब बटे में 100 और गुने में कितना 500, डबल जीरो कट गया, 7 बजे कितना 3500। मतलब क्या है भैया, दोनों का 3500 रुपये लगा है हमको खरीदने में, इसका भी 3500 लगा है, मतलब इसको भी 3500 रुपये लगा है। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के कितना रुपया लगा है, 3500 इधर लगा 3500 इधर, दोनों मिला के 35 कितना हो गया, 35 70, यानी कि क्रेमुल जो हमारा हो गया कितना हो गया 70, यानी कि 7000 रुपया। क्रेमुल कितना हो गया 7000 रुपया। यहाँ तक ये बात क्लियर है। मैं इसको जो है कि मिटा देता हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। ये तो आपको पता चल ही जाएगा ना, फिर बाद में आप सभी नोट कर लीजिएगा यदि नोट कीजिएगा तो, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, बाद में इससे पहले बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो हमारे पास में क्रेमुल कितना हो गया, तो बोलेंगे क्रेमुल हो गया हमारे पास में 7000 रुपये टोटल क्रेमुल है, दोनों का प्रोडक्ट मिला के, ठीक है। और कितना टोटल हमारा संतरा हो गया, टोटल संतरा कितना हो गया, 700 संतरा इधर है और 500 संतरा इधर, तो कुल मिला कितना, कुल संतरे कितना है, कुल संतरे कितना है 1200 संतरा आ गया। अब देखिए कैसे निकलेगा। अब सवाल में क्या है, बेचा कैसे इसको, 84 रुपया प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब क्या होता है, एक दर्जन में कितना होता है, एक दर्जन में 12 होता है, आप सभी को पता है। एक दर्जन में 12 संतरा मिला, तो यदि हम एक दर्जन, तो एक दर्जन का 84 रुपया है, तो पहले निकाल लेते हैं, मेरे पास में 1200 संतरा था, ये कितना दर्जन होगा, तो दर्जन होगा, कितना दर्जन होगा देख लेते हैं। तो 12 से काटेंगे तो बोलेंगे सर हमारे पास में 100 दर्जन होगा, यानी 100 दर्जन हो गया कुल मिलाकर, 100 दर्जन संतरा हो गया, यानी 100 दर्जन हो गया। और एक दर्जन का आप सभी को पता है कितना लगता है 84 रुपया, तो 100 दर्जन का हमारे पास कितना हो जाएगा 8400 रुपया इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसी के भाव से बेचे हैं तो ये विक्रय मूल्य निकल के आ गया। तो अब देखिए खरीदे थे 7000 में, बेच रहे हैं कितना में 8400 में, लाभ हो रहा है ना, तो कितना का लाभ हो रहा है घटाइए, और हमें लाभ परसेंट पूछा है। तो 7000 में खरीदे 8400 में बेचे, लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया हमारे पास में 1400 का, 1400 का ही तो लाभ हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, 1400 गुना 100 अब बटे में क्रय मूल्य कितना है, तो वो सर बोलेंगे क्रय मूल्य कितना है 700 है। बस इनको सॉल्व कर लीजिए, 700 है ना, डबल जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 7 से कटेंगे 7 दूनी 14, ठीक है। तो 20% निकल जाएगा हमारा जो है कि इसका उत्तर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए समझ आ गया सभी को। अब चलते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चलिए देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। आंसर निकल गया आप सभी को 20%, ठीक है। 20% निकला है ना, हाँ 20% हो गया। तो 20% कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका क्या बन जाएगा, करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। आप सभी देख लीजिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत मिली। घड़ी का लागत मूल्य कितना है। अब देखिए सवाल में क्या कहा गया समझिएगा, एक व्यक्ति जो है घड़ी 75 रुपये में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य कितना है इसका 75 रुपया है विक्रय मूल्य, मतलब 75 रुपये में बेचा और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुआ। मतलब क्या है ना, कंडीशन ये है कि इसको जो लाभ प्रतिशत होता है, इसको जो लाभ प्रतिशत होता है इसको लागत मूल्य के बराबर, लागत मूल्य का मतलब क्या है क्रय मूल्य के बराबर, लागत मूल्य बोल सकते हैं क्रय मूल्य बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो चलिए हम लोग लागत मूल्य बोल देते हैं, लागत मूल्य ऑप्शन में भी लिखा है लागत मूल्य के बराबर, ठीक है। फिर से इसको मिटा के लिखते हैं सही से, इसको जो लाभ होता है वो कितना होता है भैया लागत मूल्य के बराबर, लागत मूल्य के बराबर, ठीक है। जितना लाभ परसेंट होगा उतना ही लागत मूल्य होगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऑप्शन मेथड बनाते हैं।
ठीक है। यदि हम लेंथ ऐसे प्रोसेस करने जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, हम कोई लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य मानते जाएंगे। और हमें पूछा घड़ी की लागत मूल्य क्या है, घड़ी का लागत मूल्य क्या है, इसका मतलब हमें जो ऑप्शन में दिया है इसका आंसर दिया है क्रय मूल्य लागत मूल्य का मान दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसके क्रय मूल्य यानी मैं इसको क्रय मूल्य बोल देता हूँ, लागत मूल्य बोले में थोड़ा अलग लग रहा है तो मैं इसको क्रय मूल्य बोल देता हूँ। ठीक है, कोई बात तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही होता है, क्रय मूल्य लागत मूल्य टोटल मूल्य होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा थोड़ा समझिएगा। तो बेचे तो हम 75 रुपये में है, लेकिन खरीदने का मूल्य हमारा यहाँ पे दिया है, जिसमें लाभ प्रतिशत और लागत मूल्य दोनों बराबर हो जाएगा तो वही ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। तो हमारे पास में देखिए विक्रय मूल्य कितना है, हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं पहले। तो हमारे पास देखिए इसमें ये क्रय मूल्य कितना, यदि हम मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसका कलर को चेंज कर रहा हूँ जिससे सब तरह के कलर पर दिख सके। ठीक है, मैं ये रख रहा हूँ, ये वाला रख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला रख रहा हूँ जिससे सब तरह कलर पे दिख जाएगा, लाल रखेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, चलिए तो समझिएगा थोड़ा सा मेरी बात को कि यदि मैं ऑप्शन नंबर ए चलता हूँ, यदि इसको मैं क्रय मूल्य मान लेता हूँ, यदि इसको क्रय मूल्य मान लेता हूँ तो विक्रय मूल्य कितना है, 75 रुपये। अब बताइए तो लाभ कितना होगा, तो 75 में से इसको घटाना पड़ेगा ना, 75 में से 40 घटाइए, तो 75 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो बोलेंगे भैया 35 बचेगा। तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो यही वाला माने हैं ना हम, तो 40 माने। अब देखिए काट के देखिए 0 से 0 कटा। अब जैसे इसको हम लोग काटने के लिए जाएंगे तो ये देखिए पॉइंट में चला जाएगा, जबकि पॉइंट में हमारे पास में नहीं होना चाहिए। जितना हम 40 माने हैं तो हमारा वैल्यू जो है 40 ही होना चाहिए। 40 यदि हम क्रय मूल्य माने हैं तो 40 ही लाभ प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ बढ़िया बढ़िया, बताइए। अभी नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए मैम, अभी नहीं चाहिए। मैम अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बाद में बात करूँगा आपसे, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, थोड़ा एक कस्टमर केयर का कॉल आ गया था लेंस कार्ड से, तो समझिएगा। तो 40 रुपये हो गया इसका हमारे पास, 40 रुपया। देखिए मैंने माना था क्रय मूल्य कितना माना था, 40 रुपये, तो हमें लाभ परसेंट भी 40 रुपये ही होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब बी ऑप्शन देखते, यदि हम 45 रुपये इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं तो हमें लाभ भी 45 ही होना चाहिए, 45% ही होना चाहिए, तभी जाकर ये प्रूव होगा। तो अब देखिए, अब यदि 45 रुपये मेरा क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य कितना 75, यदि घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, घटा के देख लेते हैं। तो 0 और 4 3 7 यानी 30 रुपया। तो 30 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 45 माना है। तो 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, 15 दूनी 30। अब देखिए यहाँ पे 200/3, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में जा रहा है, तो फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए ना। अब माने थे क्रय मूल्य कितना 45, तो हमें लाभ भी 45% ही होना चाहिए था, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। यदि हम इसको मान लेते हैं क्रय मूल्य, यदि हम इसको क्रय मूल्य मानेंगे तो हमारे पास में कितना विक्रय मूल्य कितना है, ये है विक्रय मूल्य 75 रुपया। अब इनको घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 रुपये हो जाएगा। कितना आएगा, 25 रुपये, यानी कि 25 रुपये का हमको क्या होगा, लाभ होगा। तो 25 गुना 100, अब बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, बटे में क्या होगा हमारे पास क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भैया, 50 है। अब यदि इसको हम सॉल्व करते हैं, 25 दूनी 50 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 50। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पे हमने जो ये हमारे पास क्या हो गया, लाभ परसेंट हो गया। अब देखिए हमने माना कितना था क्रय मूल्य, बोलेंगे सर माना था 50 रुपया, और देखिए हमें लाभ भी कितना हो गया, 50% का ही लाभ हो गया। तो मतलब ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, हमने लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य माना था 50 और लाभ भी हो गया हमें 50%, यानी कि दोनों बराबर है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है कि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप सभी सॉल्व कर लेंगे। अब बाकी को मैं मिटा देता हूँ, जिससे आप सभी को नोट्स को बनाने में सहूलियत होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। इन सभी को मैं मिटा देता हूँ, चलिए इसको रहने देता हूँ, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो है ही। ठीक है,
ये ऑप्शन मैं लिख देता हूँ। अब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन चलता। अब देखिए सवाल बोला गया यदि 16 पेन का लागत मूल्य, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि हाँ सब चीज़ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इसको फुल कर लेता हूँ। चलिए अब देखिए क्या करना है। सवाल बोला यदि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत कितना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही चुटकियों में सॉल्व होने वाला। थोड़ा देखिएगा, 16 पेन का क्या है, 16 पेन का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, अब बराबर बोला गया 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, देखिए मैंने क्या किया, 16 पेन का क्रय मूल्य अब बराबर कर दिया 12 पेन का विक्रय मूल्य। अब यदि विक्रय मूल्य को इसके नीचे ले आएंगे ना, क्रय मूल्य के नीचे, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य, अब बटे हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटे में कितना, 16 हो जाएगा, है ना। तो खरीदे हैं 12 रुपये में, बेच रहे हैं 16 रुपये में, बोलेंगे लाभ ही तो होगा भैया, लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया, 4 का लाभ हो गया। तो प्रतिशत में बताइए, 4 गुना 100 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 12, 4 तिया 12, 100 बटा 3 हो गया। 100 बटा 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 33.1/3 प्रतिशत का क्या हो गया, हमें लाभ हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। एक सवाल और में भी देखिए प्रॉब्लम मतलब दिक्कत आ गया था, क्योंकि अलग अलग जगह पे सवाल रहता है ना, तो फोटो खींचते हैं तो कभी कभी एक बार फोटो खींचते हैं तो दिक्कत आ जाता है, ठीक है। तो मैनेज कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या कर रहा है, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है, निवल वृद्धि अथवा कमी कितनी हुई। अब देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले क्या हो रहा है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि हुई। मैंने आपको बताया कि हर एक संख्या हमेशा 100% होता है, तो 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 बटा 100 करेंगे। अब फिर से यदि 10% की कमी हुई तो फिर क्या करेंगे, 100 में से ही 10 कम करें, 90 बटा 100। इसको हम लोग बोलते हैं AK47 ट्रिक, ठीक है। आप मेरा परसेंटेज वाला वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कम से कम 20 से 25 सवाल आपका जो कि इसी से सॉल्व होता है, ये इसमें परसेंटेज में। तो 0000 कट गया, 11 कितना 99 बटा 100 हो गया। तो बताइए 100 से कितना कम है ऊपर वाला, तो बोलेंगे सर 100 से तो 1 कम है। 100 से कितना कम है, 1 कम है, यानी कि 1 कम है तो 1% की क्या हो गई, कमी हो गई, बस ये हो गया। अब देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे पता है, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि 10 बढ़ा तो 110 बढ़ा तो इसको क्या करेंगे ना 110 लिखेंगे, अब परसेंटेज गुना 90% करेंगे, इससे भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो बस 11 हो गया, 99 होगा। 100 से कितना कम है भैया, 1 कम है तो 1% की कमी, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, तो मैं ये वाला प्रेफर ज़्यादा करता हूँ, ये हमेशा आपको आगे भी चल के काम आने वाला है, ठीक है, इसलिए मैं ये प्रेफर करता हूँ। दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम है। इसमें भी 1% की कमी, इसमें भी 1% की कमी, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। सवाल देखिए क्या कर रहा है, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान उसमें 5% का ह्रास हुआ। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी, पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी। देखिए बेसिक सा सवाल है आपका, जनसंख्या वाला सवाल, सिंपल तरीके से हम लोग चुटकी में बना लेंगे बस। देखिए क्या करना है, यदि हम पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% वृद्धि हुआ, दूसरे वर्ष में 5% ह्रास हो गया, और 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी हो गई, इसका मतलब पहले जो जनसंख्या था उससे ज़्यादा होगा, है ना, पहले जनसंख्या था उससे ज़्यादा होगा। तो हम मान लेते हैं अभी जनसंख्या इसकी x थी, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले वृद्धि हुआ 5% तो 105 बटा 100। अब बाद में फिर क्या हुआ अगले वर्ष, ये तो फर्स्ट वर्ष की बात है, सेकेंड वाले वर्ष में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में क्या हुआ, तो यहाँ पे 5% का ह्रास हो गया, यानी कि 95 बटा 100। इतना करने के बाद जो लास्ट में जनसंख्या हुआ हमारे पास 47,880 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इनको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा एक्स का मान, बस चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब देखिए इसको बस आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए आप लोग काट लीजिएगा या फिर जो है कि मैं काट के बता दूँ, चलिए मैं ही काट के बता देता हूँ, आप लोग देखिए। 2 से काटेंगे तो 2 से 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। 5 से काटेंगे 19 5 95, 5 दूनी 10, ये हो गया। और काटेंगे तो कट जाएगा, देखिए 3 से कटेगा, 3 7 21, ये भी 3 से कट जाना चाहिए। 3 कम 3, 3 5 15,
3 नवा 27, 3 छक 18, ठीक है। अब 7 से काट के देखते हैं। 7 दूनी 14, एक बचा 7 दूनी 14, 7 अठी 56, कट गया। अब कटेगा तो 19 से कटेगा, 19 से कट जाएगा। देखिए 19 से काटते हैं, ऊपर वाला वैल्यू नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 19 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, याद रखिए यहाँ पे क्या आएगा, 19 से कम 19 और 3 बचा 19 दूनी 38, इतना हो गया ना। अब तो कटने वाला है ही नहीं, बस एक्स का मान है गुना कीजिए, इसमें ऐसे करके गुना कीजिएगा तो एक्स और क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 400 और गुना में कितना, ये हो गया 120। तो बढ़ चौक कितना हो गया 48, यानी 48 पे 3 जीरो, यानी कि क्या बोल सकते हैं 48,000। इसका मतलब इसकी जो पहली जो वर्ष की जनसंख्या थी ये कितना थी 48,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल क्या कहा गया है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आरंभ करती है और प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बढ़ती है। वह 385 किलोमीटर दूरी कितने घंटों में तय करेगी। दोस्तों देखिए समझिए, ये तो बेसिक सवाल आ गया, समझिएगा। ये क्या है ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक कार की चाल है। कार की जो चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है भैया, ठीक है। अब क्या करिए, हर एक घंटे जो है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। एक घंटे जैसे ही होता है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है। तो अब हमको देखना है कि 385 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इसको कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, एक लॉजिक समझाता हूँ। देखिए करना तो उसको बेसिक सही पड़ेगा, लेकिन आप एक लॉजिक समझिए। तो मतलब क्या है, यदि हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, समझिएगा। तो पहले यदि मैं बात करूं तो पहले इसकी चाल था क्या, 1 2 2 3 4 5 6 7 8, कितना घंटे है, 9 साढ़े 9 घंटे, मतलब 9 घंटे तक मैं मान लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं बढ़ाऊंगा। पहले 1 घंटे इसकी चाल कितना होगा 40, 1 घंटे के बाद कितना हो जाएगा 45, फिर 1 घंटे के बाद कितना हो जाएगा 55। थोड़ा सा 5 को मैं हटा के लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 5 कर देता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, और यहाँ पे कितना 60 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 65, और यहाँ पे कितना 70, और फिर कितना 75, और फिर कितना यहाँ पे हो जाएगा 80। इसी तरीके से आगे 50 से चलते रहेगा। लेकिन हमको कितना बनाना है, कितना किलोमीटर चलना है, हमको 385 किलोमीटर चलना है। जहाँ पे 385 किलोमीटर होगा वहाँ पे हम लोग चलेंगे। तो यदि हम गौर से देखेंगे तो जोड़ते जाएंगे, 40 से चलेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा। फिर बाद में हम लोग अंतर करते चलेंगे, ठीक है। 40 से करते जाएंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना हो गया, देखिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा निकल रहा है 5, और यहाँ पे कितना 15, यहाँ पे कितना 20, और यहाँ पे कितना 25, ठीक है। अब देखिए ऐसे तो क्या, ऐसे तो नहीं होगा, इसको हमको जोड़ना ही पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। जहाँ पे जोड़ने के बाद में हमारे पास 385 पूर जाएगा, वहीं पे हमको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं, मेरा जो कि लास्ट में 5 आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन से देखते हैं कितना। मैं एक ना आइडिया लगाता हूँ, देखिए एक आइडिया क्या करते हैं, समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। इसे 385 है ना, 385 को मैं इसके मिडिल से भाग देता हूँ तो आपको पता चलेगा। तो मैं इससे भाग देता हूँ, 40 से ही भागता हूँ, एक एवरेज पता चलेगा कितने के बीच आना चाहिए। यदि हम इसको 4 के बदले एक पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पे, 10 के बदले, तो 4 से भाग 4 4 8 32, 4 9 36, 9 तो बहुत ज़्यादा चला गया, 9 तो बहुत ज़्यादा चला गया ना। तो हम क्या कर लेते हैं ना, 8 मतलब 7 8 9, 8 तो ये तो ज़्यादा चला, क्योंकि देखिए चाल तो बढ़ भी रहा है ना हमारे पास, ऐसे थोड़ी कम रहा है। तो मतलब 7 से 8 के बीच में हम देखते हैं कितना आता है। 7 से 8 के बीच में यदि हम 7 तक मैं जोड़ूँ, 7 घंटे तक मैं जोड़ूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7, यदि 75 तक मैं जोड़ता हूँ, देखिए कितना आता है, 75 जोड़ते हैं तो जोड़ना पड़ेगा ही हमको, और कुछ नहीं कर सकते हैं। 5 3 बार 5 आना चाहिए। देखिए एक मिस्टेक हो गया ना मेरे पास, एक मिस्टेक हो गया ना। देखिए 40 45 50 छूट गया भैया, 50 छूट गया, एक 50 भी जोड़ लिए, 50 55, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 70 तक ही रहेगा, मान लिया 70 तक जोड़ते हैं इसको, तो कितना आएगा देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ते हैं, 70 तक जोड़ते हैं, तो 7 5 7 6 13, 13 और 6 कितना आ गया, 13 और 6 हो गया 19, 19 और 5 कितना हो गया
24, 24 और 5 कितना, 24 और 5 29, 29 और 4 29 और 9 4 13, 33 और 4 कितना होगा, 33 और 4 37, 37 हो गया ना यार, 37 हो गया, 30 हो गया ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया मैंने, एक बार फिर से मैं जोड़ता हूँ। अच्छा 37 हो गया और एक 5 का था, 38 नहीं हो गया, देखिए हो तो गया हमारे पास। तो मतलब क्या है, ये हमारे पास में कितने घंटे लगेंगे, ये हमारे पास में कितने घंटे लगेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 घंटे लगेंगे इस तरीके से। देखिए आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, आपको बेसिक थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में 7 घंटे ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको। चलिए देखिए सवाल, एक सवाल देखिए बहुत लंबा आ रहा है, दिखने में तो बहुत लंबा है लेकिन है बहुत छोटा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या कहता है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए सवाल क्या है, दो रेलगाड़ी ए और बी हावड़ा और पटना से प्रारंभ करते हैं। तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ दो रेलगाड़ी है, ए और बी है, ये हावड़ा से चल रहा है और ये कहाँ से चल रहा है, पटना से चल रहा है, ठीक है। हावड़ा और पटना, ठीक है, ये दोनों से चल रहा है। अब क्या कहता है, चलना आरंभ कर दिए एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद, एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद, मतलब जब हावड़ा से जो ट्रेन चली, ठीक है, और ये कहाँ से ट्रेन चली, पटना से, और ये पटना से ट्रेन चली, मिलने के बाद, मतलब आमने सामने गुजरने के बाद वे कितने घंटे में पहुँचती है। मतलब इधर जो पहले इधर से जो चला है, पहले ए चला है, नहीं तो पहले ए के बारे में हम लोग पता करेंगे। जब ए चला है यहाँ से जो यहाँ तक का जो टाइम है, अब देखिए सामने से गुजरने के बाद भी 4 घंटे 48 मिनट में और 3 घंटे 42 मिनट में क्रमशः पटना और हावड़ा। तो पटना ये वाला पहुंचने वाला है, तो पटना 4 घंटा 48 मिनट, 48 मिनट इतना, ठीक है, इतना देर में पहुंचता है। और ये कितने देर में पहुंचता है, 3 घंटे 20 मिनट में ये पहुंचता है, ठीक है। ये समय हो गया, इतने समय में पहुंचता है, ये भी इतने समय में पहुंचता है, ठीक है। ये यहाँ पे पहुंच गया हावड़ा, और ये कहाँ पहुंच गया, पटना पहुंच गया, ठीक है। तो अब क्या करें, यदि हावड़ा से चलने वाले ट्रेन की गति कितना, 45 किलोमीटर, जो हावड़ा से चल रहा है, जो हावड़ा से चल रहा है उसकी गति कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो अब क्या करें, तो बताइए हमें दूसरे गाड़ी की चाल क्या हो, इस गाड़ी की चाल क्या हो, जो पटना से चल रहा है इसकी चाल क्या हो। तो प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, जब मिलने के बाद कोई भी चाल होता है तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होता है, ए की चाल, चाल अब बटे होते हैं बी की चाल, चाल अब बराबर होता है रूट अंडर बी द्वारा बी का समय, ठीक है, बी का समय, बी द्वारा लिया गया समय बोल सकते हैं, बटे ए द्वारा लिया गया समय, गया समय, ठीक है, ये लिख सकते हैं बस। अब ए की चाल हमारे पास में कितना, 45 है, बटे बी की चाल तो पता नहीं है, बी रहने दिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कर रहा है समझिएगा, अब बी का समय, बी द्वारा लिया गया समय कितना है, बी द्वारा समय कितना लगे, नीचे वाला देखिए 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट के लिए क्या करेंगे, 3 घंटे 20 मिनट है ना, 3 घंटे 20 मिनट को हम लोग सिंपल ऐसे कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 तिया 60, 20 से कम 20 तिया 60, तो 3 तिया 9 और 10/3 हो गया, 10/3। तो इसका मान ऊपर वाले का 10/3 आ गया, बटे नीचे वाले का देख लेते हैं, इसका कितना है, ए द्वारा लिया गया समय 4 घंटे 48 मिनट, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 घंटे 48 मिनट, इसको भी हम लोग मिनट घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, 8 से भाग लगा देंगे। यहाँ पे करेंगे कितना, 15 से काटेंगे, सॉरी 15 से नहीं, 4 से कटेगा, 4 से काटेंगे 15 चौके 60, 4 से काटेंगे यहाँ पे कितने बार में कटेगा देखिए, तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12 और कटेगा, काट लीजिए, और कितना बार में कटेगा, 3 से काटेगा, तो 3 से काटे 3 चौके 12, 3 पचे 15, अब तो नहीं कटने वाला है, 5 चौके 20, 20 और 4 24, यानी कि 24/5 आ गया, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ठीक है, 24/5, तो ये आ जाएगा 24/5। अब इनका रूट अंडर कर दीजिए, अब इनको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, 10/3 और गुने हो जाएगा 10/3 और गुना हो जाएगा 5/24,
सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकंड रुकिएगा थोड़ा, ये हो रहा है, मैं इसको ये कर रहा हूँ, ऐसे करिए। तो 10/3 और गुना हो जाएगा 5 सही लिखा था यार मैंने, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, और इसको कट सकता है, कटाइए। यदि हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितने बार में कटेगा, यदि हम 2 से काटेंगे ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे यहाँ पे कितने बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। ये रूट में है, याद रखिए रूट में है, ठीक है। अब देखिए यदि थोड़ा जगह भी मेरे पास में थोड़ा कम बच रहा है, ठीक है, तो मैं इनके साइड वाला चीज़ ये सब मिटा देता हूँ, आप सभी देख लीजिएगा इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो अब जैसे हम लोग इसको सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए कितना 5×25 हो गया, तो 45 अब बटे में बी, अब बराबर कितना हो गया 5×25, अब बटे में कितना 12×36। अब आप गौर से देखेंगे तो इसका एलसीएम ये वर्गमूल निकल जाएगा 5, अब बटे में कितना आ जाएगा 6, और इसको हम लोग काट सकते हैं, 5×9=45, तो बी का हमारे पास मान कितना हो जाएगा 9×6=54, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा जो है कि इसका आंसर हो जाएगा, इसकी बी की चाल, ठीक है। आसान सा सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर होने की वजह से मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा आंसर हो गया कौन सा ऑप्शन, बी, 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तरीका यही है, कोई भी तरीका मतलब सिंपल सा तरीका यही था, और कोई भी तरीका नहीं है इसका, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, अब जल्दी देखिए। तो सवाल में क्या कह रहा है, शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। मतलब 2 धनराशि इसने जमा किया है, सेम धनराशि 2 धनराशि जमा किया है 2 अलग अलग बैंकों में। एक तो इसने 10% पे रेट पे जमा किया, एक ने 12% पे रेट पे, ठीक है। और 3 वर्षों के बाद उससे कुल धनराशि इतना प्राप्त होता है। उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, सिंपल सा बात है, सोचिए थोड़ा सा। मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज में जो धनराशि होता है समान मिलता है। तो ये जो पहला बैंक है और ये दूसरा बैंक है, तो पहला बैंक में कितना जमा किया था, 10% जमा किया था ना। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट कैसे आंसर निकालता हूँ, कि एग्जाम में कैसे आप लोग आंसर निकालेगा वो मैं बता रहा हूँ। समय कितना इसमें देखिए, 3 वर्ष के बाद। तो 1 साल में 10% मिलता है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 10 या 30%। ये मिल गया पहला बैंक। और दूसरा बैंक से कितना मिलेगा, 1 साल में 12% और 3 साल में 12×36%। और कुल मिलाकर के हमारे पास में जो ब्याज मिला, इसको हम लोग ब्याज बोलते हैं, इंटरेस्ट, SI, ठीक है। SI ये निकलेगा। और कुल मिला के SI यहाँ पे कितना निकला हुआ है, देखिए टोटल जो हमारा SI दिया गया है, ब्याज दिया गया है 3300 रुपया। इसका मतलब ये ब्याज कितना हो जाएगा, 3300 के बराबर हो जाएगा। जोड़ लीजिए कितना आ गया, तो 66% बराबर हो गया 3300 रुपया। तो हमें क्या निकालना है, कुल धनराशि कितनी थी। तो कुल धनराशि कितना होता है, 100% होता है ना, 100% का मान निकाल लीजिए। तो 3300 अब बटे में 66 गुने में कितना करेंगे 100, कट गया 33 से कम 33, 33 दूनी 66, 2 से काटेंगे कितना 5, 50 बार में, यानी कि कितना आ गया 5000 रुपया आ गया, ठीक है। अब गौर से देखिए, ये 5000 रुपये जो निकला, ये किसका निकला पता है, ये एक का निकला, 100% दोनों में लगाया था, मतलब दोनों में बराबर बराबर राशि निकाला था। तो ये तो एक बैंक का निकला 5000, फिर दूसरे बैंक का भी तो होगा 5000, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों में समान समान धनराशि लगाया था। तो कुल मिला के कितना हमारे पास में हो जाएगा, 10,000 हमारे पास में राशि हो जाएगा, कुल धनराशि कितना हो जाएगा 10,000 रुपया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 98 नंबर सवाल, ठीक है। अब देखिए सवाल में बोला गया है, एक राशि क्रमशः 5% और 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों बाद वह इतना रुपया हो जाती है तो निवेश की गई राशि कितनी है। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए सभी में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है ये, लेकिन इसमें ब्याज क्या दिया है, सबका मतलब हर वर्ष अलग अलग दिया है, ठीक है। पहले वर्ष जो दिया है ये 5% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। और दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष क्या है 20% ये चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो बोला है कि 3 साल में ये कितना राशि बन जाता है, वह राशि 16,632 रुपये हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, इससे पहले भी तो कुछ राशि होगा ना, इससे पहले भी तो कुछ राशि होगा। अब कितना राशि होगा, हम मान लेते हैं 100 रुपया। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट बताइए, मैं परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज वाला मेथड मैं नहीं लगाऊंगा इस तरह के सवाल में, सिंपल मैं परसेंटेज के मेथड से बता रहा हूँ। देखिएगा इस तरह के सवाल बनेगा। तो वो जो धनराशि थी वो 100 रुपया था। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है ना, दाम बढ़ना। याद रखिए
चक्रवृद्धि ब्याज एक तरह से परसेंटेज की तरह ही होता है कि दाम क्या होता है, बढ़ता है। तो पहले कितना बढ़ा 5%, तो यहाँ पे कितना आएगा 105/100, ठीक है। दूसरे वर्ष कितना बढ़ा 10%, तो 110/100। फिर तीसरे वर्ष कितना बढ़ा 20%, तो 120/100। अब बराबर कुल मिला के कितना हो गया ये बढ़ने के बाद में 16,632 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक ये बात है। अब इसको काट कूट के सॉल्व कीजिए। यदि हम देखिए आप इसको काटेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में जगह लेता हूँ काटने के लिए, तो x गुने में हो जाएगा 105 अब बटे 100 गुना 110 अब बटे में कितना है 100 गुने में 120 बटे में 100। मैं इसको जगह दे दिया हूँ थोड़ा साइड में 16,632 रुपया। अब इसको काट लीजिए आप। देखिए 2 जीरो तो ये दोनों से ये दोनों कट गया, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है। और कटेगा तो काटिए देखिए। और यदि यहाँ पे हम काटना चाहेंगे 2 से काटेंगे 2 से 12, 2 से काटेंगे 10 बच गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, अब नहीं काटने, अब कटने वाला नहीं है। यदि जीरो को काटेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो हमारे पास में देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, इसका मतलब कुल मिला के 3 जीरो होने वाला है। तो जिसमें 3 जीरो होगा वही हमारा जो कि उत्तर होने वाला है। तो सब में 3 जीरो है तो 3 जीरो वाला हमारा उत्तर होगा। अब इससे हमको यहाँ पे काटते हैं, देखिए। हाँ बेटा, चलिए देखिए। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है समझिएगा। देखिए क्या करना है इसमें, हमको 6 से हमको काटते हैं यहाँ पे। चलिए 6 से काट लेते हैं। यहाँ पे कितने बार कटता है देखिए। तो जैसे यदि हम इसको काटते हैं तो 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12, अब बच गया कितना 4 बच गया, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 बच गया 4, फिर 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और फिर 6 दूनी 12, ये कट गया। अब काटेंगे यहाँ पे हम 7 से 3 से काटेंगे, 3 से 21, 3 से काटते हैं छोटा छोटा, 3 से काटेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 नंबर 27, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। फिर यहाँ पे 7 से काटते हैं, देखिए 7 से कितना 7 एकम 7, 7 एकम 7 हुआ, बच गया कितना यहाँ पे 2, 7 21, 7 दूनी 14। अब तो कुछ बचा नहीं है, अब इसको हमको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यदि और भी कुछ करने वाला है अब तो कुछ नहीं, इसको गुना कर दीजिए। तो x बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो यहाँ पे 132 पर 3 जीरो, कुछ तो जरूर मिस्टेक हो रहा है, इतना तो आंसर नहीं होना चाहिए 132 पे। अब देखिए यहीं पे कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ठीक है। काटने कुटने में गलती हो गया है, कहीं हमें लग रहा है कि मिस्टेक हो गया यहाँ पे काटने में। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, हमको फिर से काटना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं फिर से काट के बताता हूँ, या फिर काटने में मिस्टेक हो गया। 3 से हम यदि काटे हैं तो 3 सत्ती 21, 7 से काटे हैं ना, 7 से काटे हैं, अच्छा 3 से काटे थे ना, 7 से फिर काटना बाकी रह गया क्या, 7 से काटना बाकी रह गया, देखिए सही है। 7 से काटेंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7 रह गया 7, 7 6 13, 6 ये नहीं कटेगा, नहीं कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ गड़बड़ी हुआ है, ठीक है, कुछ गड़बड़ी हुआ है इसमें, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा भी माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखिए, अब देखिए तरीका तो मैंने आपको बता दिया। हमें लगता है कि आपको जो है कि, चलिए मैं कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन मैं कर दूंगा। आप सभी भी ट्राई कर लीजिएगा, आंसर तो आप सभी का निकल ही जाएगा, ठीक है। देखिए x गुने में 105 बटे में कितना है 100 में 110 बटे 100, 120 बटे 100 बराबर 16,632, 632। चलिए काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया और काट सकते हैं क्या, 1 जीरो यहाँ पे भी है, 1 जीरो यहाँ पे भी है, काट दीजिए। अब तो नहीं कटने वाला है ना, 3 जीरो बच गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो अच्छा यहाँ पे 2 से कट जाएगा ना, 2 6 की 12 है, कट गया। और कटने वाला है क्या, अब जीरो को बचा लीजिए, बाकी को नहीं काटना। 3 से 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 से काटें, यहाँ पे कितना है 2 8 16। तरीका बहुत सारा काटने का, आप जैसे मर्जी वैसे काटें हैं। 2 8 16 और 2 3 6,
2 एकम 2, 2 6 की 12। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 बच गया 2, 3 7 21, 3 7 21, 3 दूनी 6। फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा देखिए। अच्छा 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 7 21, 3 से काट लेंगे 3 9 27, और यहाँ पे कितना बच गया, और फिर 3 दूनी 6, 3 चौके 12, इतना सही है। और 7 से काट लेंगे तो यहाँ पे कितना कटेगा देखिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया, 2 बच गया तो 7 21, 7 दूनी 14। देखिए फिर से वही निकल के आ गया, लेकिन मिस्टेक हमें पता चल गया क्या हुआ था, मैंने 11 से इसको काटा ही नहीं था। हो गया ना, पता चल गया ना, छूट गया था कि वैल्यू 11 से काटने के लिए, तो 11 से तो मैंने काटा ही नहीं था। 11 बारे बदल से 12 यानी कि 12 बार में कटा, मतलब 12 गुना 1000 करेंगे तो कितना आएगा, 12000 आएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं भूल गया था, हमको सो ही नहीं कर रहा था क्योंकि देखिए गुना काटने कूटने के बाद इतना ज़्यादा गिजमिज हो जाता है ना, पता ही नहीं चल पाता है, कभी कभी वही मिस्टेक हो गया। तो एक्स बराबर जो हमारे पास में कितना गया, 12000। इसका मतलब प्रारंभ में इसकी जो मतलब ये जो धन लगाया था वो धन कितना था, 12000 था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। मुझे आप सभी को समझ आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हमारा लास्ट सवाल आ गया, 99 नंबर सवाल। तो प्यारे दोस्तों एक बार फिर से वही बात मैं कहना चाहूँगा आप सभी को। देखिए यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमें कुछ जो है कि इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए बेल आइकॉन जरूर बजाइएगा, जिससे क्या होगा ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंत। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पहुँच जाएगा, भैया वीडियो आ चुका है, आप देख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब सवाल में क्या कर रहा है, चीनी की कीमत में 10 सॉरी देखिए यहाँ पे 1% लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना 10% हो गया, ये मिस्टेक से लिखा गया। ठीक है, यदि हम 1% करके मिलाएंगे तो कहीं ऑप्शन दिखेगा ही नहीं आपको, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। यदि हम 1% की दर से वृद्धि होती है तो 5 सदस्यों का परिवार अपने व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता है। ठीक है, चाहता था, इसलिए उसको अपनी चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी होगी। देखिए पहले 100% था, यदि मैं इसको 1% मान के बनाता हूँ तो ये 101% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब देखिए तो अब क्या होता है ना, ये खपत को कम करना मतलब बढ़ाना नहीं चाहता, जितना पहले करता है उतना ही करना चाहता है, लेकिन ये क्या करता है, थोड़ा सा चीनी कम खाता है बस, और कुछ नहीं। दाम बढ़ गया तो थोड़ा सा खपत कम कर देंगे, लेकिन खर्च नहीं बढ़ा सकते हैं भैया। ठीक है, तो यदि हम इसमें से माइनस करूं तो यहाँ पे 1% एक की हमें कमी करनी पड़ेगी। 1 गुना 100 बते टोटल कितना था 100, जो बढ़ाओ मूल्य उसी में तो कम करना है, नीचे लिखते हैं 101। अब देखिए यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा कहीं भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यदि हम इसको 10% वृद्धि करते हैं तो पहले 100% था, अब कितना हो गया 110% हो गया ना 110%। तो अब देखिए क्या होता है कि अब हमारे पास पहले 100% था दाम, इसका 110% बढ़ गया दाम। अब ये क्या कहता है, भैया हमको खर्च नहीं बढ़ाना है, चाहे हम थोड़ा सा कम खा लेंगे, हमको इसी में रहना है, इसी बजट में रहना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले तो 100 था, अब हो गया 110, तो इसको 100 पर आने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, बोलेगा 10 घटाना पड़ेगा। अब ये बताइए 10 तो घटा दिया आप, लेकिन अब जो बढ़ाओ मूल्य उसी में से घटाएंगे, तो कौन सा बढ़ाओ मूल्य 110, जो बढ़ा हो या घटाओ उसी को नीचे हमेशा लिखना है, आपको बार बार याद रखना है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। आप मेरा परसेंटेज वाला वीडियो देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। जो ज़्यादा हो या कम हो उसी को नीचे लिखना है 110, और गुना क्या करेगा परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 0 से 0 कट गया, 100 बटा कितना आ गया 100 बटा 11। अब इसको सॉल्व करेंगे 1199 यानी कि 9.1/11%। अब देखिए कौन ऑप्शन मिल रहा है, तो बोलेगा हाँ ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू था ना यहाँ पे 10 था। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा 9.1/11% की क्या होगी, खपत को कम करनी पड़ेगी, जिससे हमारा जो कि कोई फर्क ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखिए इस सवाल को देखिए, सवाल में क्या कहा गया है, और ये हमारा लास्ट सवाल है। 3 दोस्त हैं, एक पार्टी के आयोजन किया, तनवीर यूसुफ का 2/3 भुगतान किया, यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया, यूसुफ द्वारा किए गए कुल भुगतान का भिन्न क्या होगा। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, इसमें बेसिक सा सवाल है, इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। 3 दोस्त है, एक पार्टी में आयोजन किया, तनवीर ने यूसुफ का 2/3, तनवीर ने यूसुफ का 2/3 और फिर यूसुफ ने सचिन का 2/3। यदि हम क्या करते हैं सचिन को मान लेते हैं, यदि हम सचिन को मान लेते हैं, इसने 100 भुगतान किया, मतलब 100 इसने भुगतान किया। ठीक है, इसने 100 रुपये इसमें डाला, 100 रुपये डाला, तो सचिन ने 100 रुपये डाला इसमें, तो यूसुफ का मान कितना आएगा, यूसुफ
तो भैया यूसुफ का कितना आएगा, इसका आधा, मतलब कितना 100 का 1/आधा करेंगे कितना आएगा 50 करेगा ये, इसका आधा है ना, इसका आधा यानी कि 50 रुपया डाला। और फिर तनवीर ने बोला यूसुफ का 2/3, तो तनवीर ने यूसुफ का 2/3 यानी यूसुफ को कितना 50, इसका 2/3 यानी कि 2/3 यानी कि 100/3 डाला इसने। तो बस ये तो तीनों का मान निकल चुका है हमारे पास। बस अब क्या करना है भैया, अब बताओ यूसुफ द्वारा किए गए कुल ये लिखा है, यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कौन सा है। अब देखो हमको यूसुफ का निकालना है कि कुल का कितना व्यय है, इसने कितना खर्च किया, सभी को मिला करके कितना खर्च किया। ठीक है, तो चलिए आइए, तो यूसुफ ने कितना व्यय किया है भैया 50 रुपये व्यय किया है। कितना में से सबको जोड़ लीजिए 100, अब प्लस यूसुफ का 50 और प्लस कितना तनवीर का 100/3। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, नीचे 3, तो ये हो जाएगा 300 और प्लस यहाँ पे 150 और प्लस में 100। बहुत छोटा, इसे जगह ही नहीं बचा इधर में, 100। ठीक है, और जोड़ लेंगे 300 और 400, 400 और 500, 550 ऊपर में कितना है 50, तो ये कितना हो जाएगा 500 बटे में कितना यहाँ पे हो जाएगा बताइए, ये हमारे पास में हो जाएगा कितना 550, 550 बटे में कितना 3। ठीक है, अब देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम इसको बटे 1 कर दें 50/1 तो हमारे पास में क्या होगा ना 3 ऊपर, ये 550 नीचे आ जाएगा, तो 50 बटे कितना, ये 3 ऊपर हो जाएगा और 550 हमारा क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, 5 से कम 5 से काटेंगे 11, तो हमारे पास में उत्तर आएगा 3 बटा कितना 11, तो 3/11 जो कि हमारा उत्तर हो जाएगा। और वो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है कि करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा क्लास। आपको यदि क्लास अच्छा लगता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो आप गुरु दक्षिणा के तौर पर आप जो है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।